सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूनियन इकोनॉमिक बजट के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, बजट जहाँ तक बात है, आपने देखा होगा ये जुलाई महीने में आया हुआ है। जनरली बजट जो है वो आपको अ, आप ये बोल सकते हो, जो पहले दिन फरवरी महीने की फर्स्ट डे जो होती है, उस समय में बजट को पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाता है। बट ये जुलाई में क्यों लाया गया, इसके पीछे वजह बस वही है कि ये इलेक्शन ईयर थी और जो पिछले बजट आई थी, जिसको हम लोग अंतरिम बजट यानी कि इंटरिम बजट भी बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो 2-3 महीना जो जैसे फाइनेंशियल ईयर आपको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। तो 31 मार्च जैसे ही खत्म हुई या मार्च के बाद मान लीजिए अप्रैल, मई, जून, ये जो महीना थी उसमें खर्चा कैसे होगा, बजट की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल किए हुए आप कोई भी या 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते हो। इसलिए उसी समय में खर्चा चलाने के लिए सरकार ने क्या किया, एक अंतरिम बजट लेके आया और उसी अंतरिम बजट के साथ साथ एक वोट एन अकाउंट भी लाया गया था। यदि आपने देखा होगा, वोट एन अकाउंट भी उसको बोला जाता है। यानी कि फुल टाइम बजट थी नहीं, सिर्फ 2-3 महीने के लिए आपको जो पैसे की जरूरत है वो वोट एन अकाउंट के माध्यम से पार्लियामेंट के सामने यानी कि संसद के पटल पर रखा जाता है और उसको अप्रूवल मिल जाती है, तो फिर सरकार उस पैसे से खर्च करती है। क्योंकि नई सरकार आने वाली थी और नई सरकार हमेशा एक, आप ये बोल सकते हैं कि 1 साल के एक विजन के साथ आएगी, क्योंकि नई सरकार की हमेशा एक नई तरीके से नई जैसे मान लीजिए वो कोई भी पार्टी हो, जब नई सरकार बनती है तो एक नई विजन होती है, नई सोच होती है, उसके साथ बजट बनाया जाता है। इसलिए किसी भी इलेक्शन ईयर में आपको फुल टाइम बजट नहीं मिलेगी, इसलिए आपको अंतरिम बजट यानी कि इंटरिम बजट ही आपको दिखाई पड़ेगी। और ये जो बजट जुलाई में आई है, ये है आपकी फुल टाइम बजट। ठीक है, फुल बजट जिसको बोलते हैं, ये आपकी पूरी की पूरी 31 मार्च 2025 तक ये आपकी चलेगी। ठीक है, 2025 तक चलेगी। एक तो ये चीज हो गया। दूसरी बात यह है कि फरवरी फर्स्ट में ही आपको पता होगा, 1 फरवरी को ही बजट पेशकश की जाती है, यानी कि पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। आप ये आने वाले साल को यदि देखोगे, जब 2025 की आर्थिक वर्ष शुरू होगी, आर्थिक वर्ष शुरू होने से पहले फरवरी के महीने में ही आपको नई बजट मिल जाएगी, जो बजट 2025-26 की होने वाली है। 2025 और 26 की होने वाली है, वो बजट आपको दिख जाएगी 1 फरवरी में। ये तो रही दूसरी बात। तीसरी बात यह है, ये जो परिवर्तन हुआ था, खास करके आप यदि बजट देखोगे 2017 से पहले बजट को हम लगभग मार्च एंड तक हम लोग क्या कर रहे थे, पेश कर रहे थे, यानी कि संसद के सामने रख रहे थे। मार्च के महीने ही रखा जा रहा था, उसको हमने लगभग मार्च फर्स्ट वीक बोला जाता है, तो इस तरह से रखा जा रहा था। बट उसको हमने 1 महीना पीछे किया ताकि हमें नई बजट साल यानी कि नई वित्तीय साल शुरू होने से पहले हमारे हाथ में बजट फाइनल होके सरकार के पास पैसे आ जाए और सरकार खर्च करने लग जाए। तो ये चीज थी। ठीक है, चौथी बात जो कि बात यह है कि बजट जो है, जैसे मैंने आपको बताया, जिस दिन बजट को पेश किया गया उसके अगले दिन, ठीक अगले दिन, एक इकोनॉमिक सर्वे भी आई थी, यानी कि आर्थिक सर्वे जिसको हम लोग बोलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो है, जैसे बजट जो है वो 2024-25 की बात करेगी, यानी कि आने वाली 1 साल के अंदर सरकार विभिन्न जो स्कीम है, विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स है, विभिन्न जो आप बोल सकते हैं वेलफेयर स्कीम्स है, जैसे मान लीजिए सैलरी देना, पेंशन देना, जैसे हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी खर्च जो है वो लिख कर देते हैं, तो उसको आवंटन करती है। ठीक है, आपने देखा होगा बजट में। तो ये 2024-25 के लिए हम जब आर्थिक सर्वे की बात करते हैं, ये सर्वे क्या कहती है,
जस्ट एक साल पहले की बात करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो 2023 और 24 के वित्तीय साल के अंदर सरकार ने जो टारगेट किया था क्या वो अचीव कर पाया, बाकी जो डिपार्टमेंट से क्षेत्र जो है उन्होंने कैसे परफॉर्मेंस किए, ये सारे चीज पे बात हुई थी 2023-24 के दौरान। ठीक है, यानी कि ये जो है ये आर्थिक सर्वे आपको दिखाएगी कि कैसे परफॉर्मेंस किया गया था, क्या और बेहतर हो सकता था। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये बजट की बात हो गई जो कि 24 और 25 की बात हो रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए इस बार की बजट की जो खास करके देखिए, जैसे आपको पता होगा कि इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी जो लगभग ये कह रही थी कि हमें क्या करनी है, कास्ट सेंसस करनी है, यानी कि जातीय जनगणना करना है, जाति जनगणना करना है, कास्ट सेंसस की बात लगातार हो रही थी। तो बीजेपी सरकार ने उस कास्ट सेंसस को अपोज कर रहे थे, जाति जनगणना। तो बीजेपी सरकार अपनी बजट में ये कहा कि भाई देखो ये जो जाति तुम बोल रहे हो ना, ये जाति हमारे लिए क्या क्या हो सकता है पहले देख लेते हैं। वो जो हमें पता है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वो सब नहीं है। इन्होंने जो 4 जाति कहा, एक होती है फार्मर यानी कि अन्नदाता, जिसको हम किसान भी कहते हैं। दूसरी है गरीब यानी कि पुअर। तीसरी है महिलाएं यानी कि विमेन। चौथी है युवा यूथ। 4 ऐसी जाति है खास करके। तो ये जो बजट है ये चारों वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इन्होंने लेके आए हैं। चारों वर्ग के लिए कुछ ना कुछ चीजें आपको इस बजट के माध्यम से देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बजट की थीम क्या थी? ये बजट की थीम थी, पहला एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, हमें रोजगार देना है। दूसरा स्किल देना है, कौशल विकास। ठीक है, स्किल देना है, कौशल विकास करना है। तीसरा एमएसएमई, जो छोटे उद्योग है, लघु उद्योग है, उसकी बढ़ावा देना, उसको प्रमोट करना, उसकी उत्पादन बढ़ाना, ये सारी चीजें है। चौथी जो है वो मिडिल क्लास है। चौथी जो है वो मिडिल क्लास की बात हो रही है, यानी कि मध्य वर्गीय परिवार जो है उनकी बात हो रही है। ये 4 विशेष चीज है जिस इस बजट के अंदर रखा गया है। 4 वर्ग को एड्रेस करते हुए, उनकी समस्या को देखते हुए इस बजट को पेश किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए बजट जब हम पढ़ते हैं, आपने पढ़ाई होगा बजट को, तो उस पे 2 भाग होते हैं, यानी कि 2 तरीके से चीजें होती है। एक होती है रिसिप्ट जिसको हम बोलते हैं, एक होती है क्या, रिसिप्ट बोलते हैं। दूसरा क्या होती है, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक होती है रिसिप्ट, दूसरी होती है एक्सपेंडिचर। ये रिसिप्ट का मतलब क्या होती है, सरकार कौन सी सोर्सेस से सरकार के पास पैसे आते हैं, यानी कि सोर्सेस, ये स्रोत कौन सी है जिस तरीके से सरकार के पास पैसे आते हैं। जैसे आपको पता होगा सरकार कौन सी जरिए अपने पास पैसे लेके आता है, क्योंकि उसको खर्च तो करना होगा ना पैसे, तो पैसे तो उसको लाना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो सोर्सेस की बात यदि हम करेंगे, और दूसरा कौन सी जगह पे ये एक्सपेंसेस यानी कि खर्च की जाती है। अब यहां पे वो सोर्सेस की बात हम करने वाले हैं, यानी कि द सोर्सेस फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट इज गेटिंग मनी। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा यदि आप इसमें देखोगे, सबसे ज्यादा कौन सी सोर्सेस से हम लोग खर्च कर रहे हैं पैसे को, ये कहां से हमारे पास या सरकार के पास पैसे आ रही है, जो कि बोरोइंग, यानी कि सरकार लोन ले रही है, उधार ले रही है। सरकार क्या कर रही है, लोन ले रही है, उधार ले रही है, यानी कि 27%, 100 रुपए आप देखोगे उसमें 27 रुपए सरकार के पास जो आ रही है वो है उधारी के जरिए। दूसरी जो है आप ये बोल सकते हो सेकंड जो है वो आपकी इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स मतलब जिसको हम लोग प्रत्यक्ष कर भी बोलते हैं, आयकर जिसको बोलते हैं। इनकम टैक्स कौन सी टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि प्रत्यक्ष कर इसको हम बोलते हैं। ये प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि जो भी व्यक्ति इनकम करते हैं, एक पर्टिकुलर इनकम के बाद उनको टैक्स देना पड़ता है। इस बार के टैक्स में हम देखेंगे किस तरह से चेंजेस हुई है, कौन सी वर्ग को कितनी टैक्स देना पड़ रहा है। मान लीजिए आपके आपके
सालाना जो आपकी इनकम है, आय है, वो 7 लाख से ज्यादा है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ता है। मान लीजिए किसी का 15 लाख से ज्यादा है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ता है। ये चीज आप देख सकते हो। तो इनकम टैक्स जो है वो खास करके प्रत्यक्ष टैक्स, प्रत्यक्ष कर हम लोग बोलते हैं। और उसकी जो सरकार के पास अ, कमाई आ रही है, यानी कि जो इनकम सरकार के पास आ रही है, जो पैसे सरकार के पास आ रही है, वो 19% है। दूसरा क्या है? दूसरा देखिए कॉरपोरेट टैक्स यहां पे है। ये कॉरपोरेट टैक्स भी एक प्रकार के डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि प्रत्यक्ष कर है। ये कॉरपोरेट टैक्स कौन सी टैक्स है? जो टैक्स ये जो कॉरपोरेट से एमएनसी जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी मल्टी जो बहुराष्ट्र कंपनियां जो है, ये कंपनी जो है ये भी टैक्स देती है, जो कि 17% है। ठीक है, 17% स्रोत, यानी कि सरकार के पास जो आय है वो कॉरपोरेशन टैक्स से आती है। और क्या है? और देखिए जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, गुड्स एंड सर्विसेज इसको बोला जाता है, जिसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर भी बोलते हैं। जीएसटी एंड अदर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट टैक्स भी इसको बोला जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स भी इसको बोला जाता है। ठीक है, दूसरा और क्या है देख लीजिए, नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। अब देखिए यहां पे एक होती है टैक्स, यदि आप फिर से आप यदि बजट की बात करोगे, एक होती है आपकी जो आपकी हो गया रिसिप्ट, दूसरा हो गया एक्सपेंडिचर। फिर आप रिसिप्ट में देखोगे आपके पास क्या आ जाएगी, या रेवेन्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या आ जाएगी? टैक्स रिसिप्ट या टैक्स रेवेन्यू आ जाएगी, और एक आ जाएगी नॉन टैक्स रिसिप्ट या नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू क्या हो गया आपका? टैक्स रेवेन्यू हो गया आपकी इनकम टैक्स, उसके बाद आपकी मान लीजिए जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, कॉरपोरेशन टैक्स, ये एक्साइज ड्यूटीज में, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। ये सारे टैक्स हो गए। अब नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या है वो देख लेते हैं। नॉन टैक्स रिसिप्ट जो कि 9% है, ये आपकी कौन सी है? जैसे कि फी, फाइन, ये जो सारे हैं ये आपकी नॉन टैक्स है, यानी कि इसको हम टैक्स के यानी कर के रूप में कंसिडर नहीं करते हैं। फी फाइन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया टैक्स एंड नॉन टैक्स। नॉन टैक्स से आपकी रिसिप्ट कितनी हो रही है, यानी कि आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं? 9% आ रही है। अब यहां पे देख लीजिए एक बार, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज का मतलब क्या होता है? एक्साइज ड्यूटीज क्या होती है? कोई भी उत्पादन प्रक्रिया, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में, कोई भी फैक्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री में, उस उत्पादन के वजह से एक टैक्स यानी कि कर लगाया जाता है, जिसको हम लोग एक्साइज टैक्स बोलते हैं। उसको हम एक्साइज टैक्स बोलते हैं। अब ये एक्साइज टैक्स जो है, एक्साइज टैक्स या एक्साइज ड्यूटी जो है, वो खास करके आप ये बोल सकते हो ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स। इसको हम लोग अलग से देख रहे हैं, जो कि 5% है। अब देखिए जीएसटी, यदि आप देखोगे जीएसटी में जो टैक्सेस मर्ज हो गए थे, वो एक्साइज टैक्स भी मर्ज्ड है। बट यहां पे यूनियन एक्साइज ड्यूटीज को अलग से इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि यदि इस दोनों को जोड़ दोगे तो ये लगभग आपका 23% हो जाएगी। इसको अलग से 5% दिखाया जा रहा है, बस देखने के लिए कि प्रोडक्शन यानी कि फैक्ट्री इंडस्ट्री के ऊपर जो केंद्र सरकार जो एक्साइज टैक्स लगा रही है वो कितना प्रतिशत है, इसलिए वो अलग से दिखाया जा रहा है। बट इसको यदि जोड़ दोगे, एक ही जीएसटी बोलोगे, तो वो 23% हो जाएगी। ठीक है, तो जीएसटी के अंदर ये एक्साइज ड्यूटीज को ऑलरेडी इंक्लूड किया जा चुका है। देखिए और एक है कस्टम। कस्टम जो है वो 4%। ये कस्टम क्या होती है? जिसको हम लोग कस्टम ड्यूटी, जिसको हम लोग सीमा शुल्क भी बोलते हैं। ये कस्टम ड्यूटी जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीमा शुल्क भी बोलते हैं। ये सीमा शुल्क क्या होती है? जैसे कोई भी वस्तु आपके देश के अंदर जैसे ही एंट्री करेगी, कोई भी वस्तु आपके देश के अंदर जैसे ही एंट्री करेगी, एक टैक्स उस पर लगाया जाएगा, ये ड्यूटी उस पर दिया जाएगा, जिसको हम लोग कस्टम ड्यूटी बोलते हैं या सीमा शुल्क बोलते हैं, जिसका 4% है वो। ठीक है, वो कितने प्रतिशत है? 4% है। तो ये हो गया आपकी सीमा शुल्क हो गया। उसके साथ साथ नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है। ये नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट होता क्या है? जब रिसिप्ट की हम बात करेंगे, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आ जाएगा? टैक्स एंड नॉन टैक्स आ जाएगा। अब दूसरा जो है
कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट ये होती है कि जैसे मान लीजिए आपने बोरोइंग किया, आपने उधार लिया, बोरो किया, आपने वो जो बोरोइंग हुई यानी कि वो एक लाइबिलिटी आपके ऊपर हुई। अब ये लाइबिलिटी जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डेप्ट भी बोलते हैं, ऋण। अब ऐसी कौन सी है जिसको हम लोग नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं? नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है जब आप किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की यानी कि पब्लिक सेक्टर की कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री की शेयर्स जो है वो सरकार बेचती है। कौन सी माध्यम से? विनिवेश के माध्यम से, यानी कि जिसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। अब ये जो है ये आपकी नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट होती है, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट होती है। जैसे इसमें आप दूसरा भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक तो जब सरकार अपनी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, नवरत्न महारत्न कंपनी जो सब है ना, उसको जब आप सरकार बेचती है, उसके शेयर्स को बेचती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की ऋण या बोरोइंग नहीं हो रही है, ये नॉन डेप्ट इसलिए कहा जा रहा है। डेप्ट क्या हो जाएगी? जब आप बोरो करोगे, किसी से उधार लोगे। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, इसी नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट में भी और भी कई चीजें हो सकती है। जैसे जब सरकार क्या करती है? स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करती है, स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करती है। स्पेक्ट्रम की ऑक्शन का मतलब क्या होती है? जैसे 2G, 3G, 4G, 5G, ये जो बड़े बड़े कंपनी हैं हमारे देश के अंदर, वो खरीदते हैं उस स्पेक्ट्रम को, उस स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में भाग लेते हैं। उससे भी सरकार के पास पैसे आती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट हम बोलेंगे। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए खर्च कहां होती है। खर्च कि पहला जैसे खर्च में यदि आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट्स को, एक होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरी होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम किसको बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम किसको बोलते हैं? जैसे कि मान लीजिए खास करके इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, यानी कि डे टू डे सरकार चलाने के लिए जो खर्च हमें करना पड़ रहा है वो क्या है? वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि सब्सिडीज, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सारे चीज हो गए। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर खास करके आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होता है। अब ये देख लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, जिससे सबसे हाईएस्ट से लोएस्ट देख लेते हैं। सबसे ज्यादा कहां से आ रही है, खर्च हो रही है? से स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, 21%। ठीक है, यानी कि राज्य सरकार को हमें देना पड़ रहा है। केंद्र सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार को ये शेयर दे रही, यानी कि जो जो जैसे जैसे मान लीजिए सीधा जब कर कलेक्ट होती है, टैक्स कलेक्ट होती है, तो फिर वो स्टेट को दिया जाता है। जैसे मान लीजिए CGST जिसको हम लोग बोलते हैं, एक तो केंद्र सरकार की होती है CGST सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी होती है SGST स्टेट गवर्नमेंट। तो ये SGST वाली जो है वो किसको जाएगी? ये राज्य सरकार को जाती है, वो है 21%। दूसरा क्या है देख लीजिए, सबसे बड़ा इंटरेस्ट पेमेंट। ये इंटरेस्ट पेमेंट है। इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? 19% है। इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? 19%। बात आ रही समझ में? यानी कि जो बोरोइंग आपने किया था उसी का आप इंटरेस्ट दे रहे हो। ठीक है। और क्या है देख लीजिए, 16% क्या है? 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी। डिफेंस एंड सब्सिडी को छोड़ के जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होते हैं, जैसे आपको पता होगा 2 तरीके के स्कीम होते हैं। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में होता क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम में यह होती है कि 100% जो है खर्च वो पूरी की पूरी यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार करती है। ये इसमें क्या होता है, ये जो आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में, इसमें मान लीजिए 90-10 आपको एक रेशियो दिखाई पड़ेगी, जहां पे आप ये समझ लीजिएगा
कि 90% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, 10% स्टेट गवर्नमेंट करती है। कई जगह 70-30 भी आपको दिखाई पड़ेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी 70%, स्टेट गवर्नमेंट करेगी 30%। तो यहां पे जो बात हो रही है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम पूरी की पूरी 100% यूनियन गवर्नमेंट कर रही है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ये जो है शेयरिंग पे हो रही है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो खर्च हो रही है वो 16% है। उसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हो, जैसे अदर एक्सपेंडिचर रखा गया 9%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में अलग से रखा गया 8%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, फाइनेंस कमीशन जो आपको रेकमेंड करती है, फाइनेंस कमीशन क्या क्या रिकमेंड करती है? एक तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है आप राज्य सरकार को कितना दोगे, स्टेट गवर्नमेंट को कितना देते हो। दूसरा रिकमेंड करती है कि डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए आप राज्य सरकार को कितना पैसे दोगे। तीसरी करती है पंचायती राज के लिए आपको कितना देना चाहिए। ये जो रिकमेंडेशन करती है कि उस बेसिस पे भी सरकार क्या करती है, 9% खर्च कर रही है। पेंशन देखिए 4% पेंशन पे भी जा रही है, ठीक है। बाकी जो है सब्सिडीज पे 6%, डिफेंस वगैरह में आपकी 8% खर्च हो रही है। बात आ रही है समझ में? तो ये जो है ये आपकी डिफेंस वगैरह, देखिए सैलरी इसमें नहीं है, तो मेरे हिसाब से अदर एक्सपेंडिचर में ही उन्होंने सैलरी को भी इंक्लूड किया है, जो कि लगभग 9% हमें दिख रही है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। देखिए आप शुरू करते हैं एक एक सेक्टर के साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि जैसे पहले ये आ रही है एग्रीकल्चर सेक्टर की बात होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में बजट में क्या क्या प्रोविजंस है, देखिए बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिवली आप बजट जो कि डॉक्यूमेंट वगैरह को पढ़ के कोई फायदा नहीं है, जितना यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। देखिए होता क्या है ना, जब बजट की पढ़ने की बात है, वो होता क्या है कि एक तो आपको दिखेगी कि हमने इतने पैसा इस स्कीम के लिए अलॉट किया, इतना पैसा हमने ये स्कीम के लिए अलॉट किया, इतना पैसा हमने ये स्कीम के लिए अलॉट किया, ये वाला चीज होती है। दूसरा चीज ये होगी कि इसी चीज के लिए हम एक स्कीम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम ये है, बट स्कीम की डिटेलिंग आपको नहीं मिलेगी उसमें, क्योंकि बहुत समय में क्या होता है, जैसे मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए हम एक वो करेंगे, हमारी सरकार एक क्या करेगी, एक स्कीम लेके आएगी जिसका नाम होगा मान लीजिए प्रधानमंत्री, इस तरह से कुछ नाम दे देंगे, और आप यदि उसके डिटेलिंग ढूंढोगे बस वही मिलेगी, क्योंकि डिटेलिंग जो है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, उसमें बात चल रही है। तो ये बजट में प्रपोज किया गया है, लाया गया है कि इस नाम की एक स्कीम होगी जिसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या होगी, वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि नारी सशक्तिकरण होगी। इस तरह से बजट में दिया जाता है। तो बहुत ज्यादा बजट को मतलब जो 250-300 पेजेस की जो डॉक्यूमेंट कुछ कुछ आती है उसको इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है। जितना यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे उतना काफी है। इसको थोड़ा सा 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव चीजें जो है यहाँ पे मैं हाईलाइट करता जाऊंगा, ऑब्जेक्टिव चीजें है जो है वो आपकी काम में आ जाएगा। यदि कि कुछ प्रश्न ऐसे पूछा जाता है प्रीलिम्स में बजट से, उसको भी आप इजीली कर सकते हो। अब देखिए प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर की जहां तक बात है, वो यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसको थोड़ा सा हमें ट्रांसफर करनी होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें क्या करनी होगी, ट्रांसफर करनी होगी। किस तरह से ट्रांसफर करेंगे, देखिए जो क्लाइमेट चेंज हो रही है अभी के समय पे, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एग्रीकल्चरल उत्पादन जो है, कृषि उत्पादन जो है, ये ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण आपने देखा होगा कि खास करके आप देखोगे इसमें परिवर्तन आ रही है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में उत्पादन में परिवर्तन आ रही है। जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी उतना नहीं हो रही, इसलिए हम कोशिश क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज जो है उसको उत्पादन करने के लिए। ये क्लाइमेट रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है, क्लाइमेट रेजिलिएंट का मतलब यह होता है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रही है उस हिसाब से हमारी उत्पादन प्रक्रिया को आप बोल सकते हैं कि कंटिन्यू करने के लिए। जैसे अब यहां पे बात आ रही है कि बारिश, यदि आप देखोगे कई साल में बारिश बहुत कम हो रही है, मतलब लगातार साल ऐसी आ रही है
जिसमें बारिश नहीं दिखाई पड़ रही है, उसके वजह से हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो पानी की वजह से जो उत्पादन होनी चाहिए थी, जो जो खास करके क्रॉप कल्टीवेशन जो है, जो बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जैसे मान लीजिए चावल, चावल यानी कि धान जो है उसमें पानी आपको डुबा के रखना होता है, उस प्रक्रिया से हमें बाहर निकलना होगा, क्योंकि अब वो उस लेवल के सिंचाई प्रक्रिया हम नहीं कर सकते, पानी की कमी दिखाई पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही है। तो अल्टीमेटली हमें क्या फॉलो करना होगा, हमें फॉलो करना होगा ड्राई लैंड फार्मिंग, यानी कि सूखा जगह पे, यानी कि कम बारिश में भी हम कैसे फसल उत्पादन कर पाए। और इस ड्राई लैंड फार्मिंग में सबसे ज्यादा या आगे जो हमें दिख रही है वो क्या है, जैसे मिलेट्स जिसको हम बोलते हैं, मिलेट्स की कल्टीवेशन को हमें बढ़ावा देना होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से सरकार कोशिश कर रही है मिलेट्स उत्पादन को बढ़ाने के लिए, और मिलेट्स में आप न्यूट्रिशनल लेवल भी जो है आपको मिलेट्स से मिलती है, पोषण जो है वो भी कहीं ना कहीं मिलेट्स वो पोषण के अभाव को दूर करती है। उसके साथ साथ नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, ये नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी का काम क्या है देख लेते हैं। ये क्या करेगी, जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसको बढ़ावा देगी, ठीक है। इसके ये पॉलिसी लाया जाएगा, अभी तक लाया नहीं गया है, तो ये पॉलिसी जो है वो बढ़ावा देगी, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी। आपको पता है कि एक मंत्रालय अलग से बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। इसका काम क्या होगा, कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा देगा, कोऑपरेटिव सेक्टर को प्रोत्साहन देगा। ये कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है, जैसे आप अमूल को देख लीजिए, अमूल को देख लीजिए, ठीक है, ये कोऑपरेटिव सेक्टर है। आप देख लीजिए, जो लिज्जत पापड़ का उदाहरण मैं भी क्लास में देता रहता हूं, वो भी एक कोऑपरेटिव सेक्टर है। तो इस तरह से और ज्यादा कोऑपरेटिव सेक्टर को हमें बनाने होंगे, जिसमें गरीब और जो डिप्राइव्ड लोग हैं, महिलाएं हैं, उसमें नियोजित हो सकते हैं, वो उत्पादन प्रक्रिया को आगे लेके जा सकते हैं और स्वावलंबी बन सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी नीति को अपनाने के लिए, जातीय जो कोऑपरेशन नीति जिसको हम लोग बोल सकते हैं। आत्मनिर्भर फॉर ऑयल सीड्स सच एज मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। यहां पे देख लीजिए, ये जो आत्मनिर्भर फॉर ऑयल सीड्स, ये क्यों किया जा रहा है, आत्मनिर्भरता क्यों हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खाने की तेल की जो कीमत है वो आपको पता है कि कितना ज्यादा हो रहा है, और लगभग 40% जो है खाने की तेल वो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि आयात कर रहे हैं। उसी आयात को कम करेंगे और जो कीमत है उसमें कमी लाने के लिए, कम करने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। वेजिटेबल प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन, सप्लाई चेन प्रमोशन ऑफ एफपीओ। एफपीओ क्या होती है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कोऑपरेटिव्स एंड स्टार्टअप्स फॉर वेजिटेबल सप्लाई चेन फॉर कलेक्शन, स्टोरेज एंड मार्केटिंग। अब ये देखिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होती है जो किसान है, किसान की एक संगठन बनाना है, क्योंकि किसान, भारत की किसान जो है वो संगठन उनकी उतनी मजबूत है नहीं, जिसके वजह से उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी है नहीं, क्योंकि सब लोग अलग अलग मतलब वो करते हैं, जिसको बोलते हैं ना, किसी जैसे होता है ना ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन मतलब किसी भी मजदूर के साथ कुछ हुआ तो सब लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे। तो इस तरह से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो उसी तरह से वो लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ठीक है, वो किया जा रहा है। और ये कोऑपरेटिव जो सेक्टर है उसको लाया जा रहा है किसमें, एग्रीकल्चरल जो सप्लाई चेन में, सप्लाई यानी कि आपूर्ति की श्रृंखला जो है उसमें, सप्लाई चेन में, यानी कि जो इन्फ्लेशन हमारे यहां दिखाई पड़ रही है, जो मुद्रास्फीति बढ़ रही है, सबसे बड़ा कारण है कि सप्लाई सही से नहीं हो पा रही है। सामान तो उत्पादन होती है बट मार्केट यानी कि उपभोक्ता तक वो पहुंच नहीं पाती है, कई सारे कारणों के वजह से। जैसे अभी आपने देखा होगा, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है देश में, तो इस समय पे सप्लाई में कमी आने की जो एक स्वाभाविक कंडीशन आप देख सकते हो। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि रास्ता कहीं बंद हो जाती है, सही समय पे फसल को वो खेत से निकाल नहीं पाते, ये कई सारे कारण हैं जिसके वजह से आपको
वो नहीं दिखाई पड़ती है। दूसरा, एक स्टोरेज मार्केटिंग की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, और ये कोऑपरेटिव से सरकार क्या कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है कि कोऑपरेटिव जो है इसमें शामिल होगी। उसके साथ साथ रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ 109 न्यू हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज ऑफ 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स टू बी रिलीज्ड फॉर कल्टीवेशन बाय फार्मर्स। यानी कि हम ये कोशिश करें कि 109 नई वेराइटी ऑफ सीड्स। देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे अभी खास करके पंचायत लेवल पे, गांव के लेवल पे, विलेज लेवल पे हम लोग कोशिश करें कि सीड बैंक एस्टेब्लिश करने के लिए। इस सीड बैंक क्या होती है, यानी कि आप बोल सकते हैं बीज बैंक होती है। यानी कि जो किसान खेती कर रही है, जो किसान खेत में उत्पादन कर रहा है, उसको उसको एक हाइब्रिड यानी कि अच्छे क्वालिटी की सीड्स, बीज जो है वो अवेलेबल करवाना सरकार की दायित्व है। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? जैसे होता क्या है, ये बीज यानी कि सीड्स आती कहां से? यदि आप सीड्स की बात करोगे तो आप देखोगे खास करके जो लोग उत्पादन करते हैं उसके कुछ हिस्सा वो अपने एक साल की खाने के लिए रख देते हैं। एक हिस्सा यदि उनको लगता है ज्यादा है तो बाजार में बेच देते हैं, और एक हिस्सा जो है अगले साल के लिए अलग से रहते हैं जिसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है एक बीज के लिए। बट उस बीज का उतना फायदा हमें देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि हर साल इन किसानों को सरकार के द्वारा हाई क्वालिटी बीज जो है वो पहुंचाया जाएगा। उसके साथ साथ क्लाइमेट रेजिलिएंट, मतलब कि जैसे कई कई जगह पे आप देखोगे थोड़ी सी बारिश हुई, पानी भर जाती है, थोड़ी सी बारिश हुई, फसल नष्ट हो जाता है। ये कई कारणों के वजह से सरकार ने ये सोचा एक क्लाइमेट रेजिलिएंट जो है, यानी कि अभी के समय के जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग की जो है उसको जैसे वो लड़ पाए, वो बीज, वो पेड़, तो इस तरह से उसको बीज जो है सरकार सप्लाई कर रही है उन्नत किस्म की और हाई क्वालिटी की, आप ये बोल सकते हो। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा फोकस हम किसको देना चाह रहे हैं या हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, वो है आपकी नेचुरल फार्मिंग, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कह सकते हैं, और जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर टू बी एस्टेब्लिश। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर का मतलब यह है कि इस तरह से मतलब जैसे रासायनिक खाद जो है, जो उर्वरक जिसको बोलते हैं, उसके इस्तेमाल को कम करें। बायो जो प्रक्रिया है उससे हम खाद उत्पादन करें, उसको उसी खाद पे पेड़ में यानी कि फसल में लगाने की कोशिश करें। तो इस तरह से हम लोग ये कोशिश जारी कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। श्रिम्प जो झींगा मछली होती है उसकी एक्सपोर्ट को हम कोशिश करें, और बढ़ावा देने के लिए मत्स्य उत्पादन के केस में ये लाभ देगी, और नाबार्ड उस प्रक्रिया को जारी रखेगी। ये झींगा मछली को ही ज्यादा हम फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब देखोगे विदेश में इस झींगा मछली की जो लोकप्रियता है, यानी कि लोग बहुत पसंद करते हैं, एक अच्छा डिश उनका माना जाता है, तो इसलिए इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई फॉर कवरेज ऑफ फार्मर्स एंड देयर लैंड्स इन 3 years। ठीक है, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या कोशिश कर रहे हैं, हर किसान को कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो खेती है वो 3 साल तक उसको कवर करने के लिए, यानी कि डीपीआई फॉर कवरेज ऑफ फार्मर्स एंड देयर लैंड्स इन 3 साल तक। ठीक है, ये 3 साल तक करने की क्या मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आप ये बोल सकते हो किसान और उसके खेत को 3 साल तक उसमें डिजिटली कवर करने का मतलब ये होती है कि सरकार चाह रही है जो भी सरकार की जो बेनिफिट्स है, जो फायदा है, जो किसानों के लिए उपलब्ध की जाती है, वो शायद किसानों तक पहुंच नहीं पाती है। पहली चीज, इसलिए सरकार कोशिश कर रही है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, हम लोग जो ई नाम पढ़ रहे थे, ई नाम पे हमने ये डिस्कस किया था कि भाई ई नाम तो आ गई, पोर्टल आ गई, बट किसान अभी भी उस ई नाम को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। सरकार को क्या करनी पड़ती है, यानी कि किसान वही काम कर रही है कि एक मिडिल मैन यानी कि बिचौलिया के जरिए ही
ये पोर्टल को चलाना और बाकी सब सारी चीज प्रक्रिया करती है। यानी कि एक से बड़ी लैगिंग है, यानी कि जो आप बोल शॉर्ट कमिंग्स यानी कि सेटबैक आप बोल सकते हो, वो ये है हमारे किसानों को उतनी डिजिटलाइज बोलो क्या नहीं है, उतना एम्पावर्ड नहीं है, उनको उतना पता नहीं होता है। तो कोशिश जारी है कि पहले 3 साल तक उनकी मतलब कवरेज की जाएगी, सो दैट आप उनको एक दिशा मिल जाएगा भाई हमें क्या क्या करना है, तो फिर अपने आप वो लोग करना चालू कर देंगे। डिजिटल क्रॉप सर्वे इन 400 डिस्ट्रिक्ट। डिजिटल क्रॉप सर्वे इन द सेंस जो क्रॉप कल्टीवेशन हो रही है उसको डिजिटल जरिए, डिजिटल के माध्यम से उसको सर्वे की जाएगी लगभग 400 डिस्ट्रिक्ट में। इस सर्वे क्या होगी, बहुत ही एक्यूरेट होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जाएगी, एक्यूरेट होगी। उससे पता चल जाएगा कि किस तरह के फार्मर्स है, किस तरह की खेत है, किस तरह की खेत में किस तरह से जो शस्य है वो उत्पादन हो रही है। जैसे आपको पता होगा सॉइल हेल्थ कार्ड होती है। सॉइल हेल्थ कार्ड का काम क्या होता है, आप अपनी सॉइल को लेबोरेटरी में टेस्ट करा सकते हैं, उसके बाद आप खेती कर सकते हैं। यानी कि ये दिखाना चाह रहा है कि आपकी खेती के लिए कौन सी, जो आपकी ये बोल सकते हो आपकी जमीन के लिए, आपकी खेती के लिए, खेत के लिए कौन सी फसल जो है वो ज्यादा उत्पादन हो सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ इंश्योरेंस ऑफ जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड। ये किसान क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होती है कि सरकार किसानों को क्रेडिट दी जा रही है, यानी कि लोन दे रही है, क्रेडिट दे रही है बहुत ही सस्ती दर पे। आपको पता होगा बहुत सारे किसान जो है उनको लोन नहीं मिल पाती है, किससे, बैंकों से, इंस्टीट्यूशनल बैंक यानी कि संस्थागत बैंक से। इसलिए वो जो गैर संस्थागत जो बैंक होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल, उनके पास जाना पड़ता है, जैसे साहूकार होते हैं उनके पास जाना पड़ता है, और जिसका जो ब्याज दर है वो काफी ज्यादा होती है, जिसके वजह से किसानों के ऊपर एक बर्डन, दबाव बना हुआ रहता है। पर अन्नदाता वी अनाउंस्ड हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, ज्यादा यानी अधिक एमएसपी अनाउंस किया गया है। एंड ये किया गया है कि डिलीवरिंग ऑन द प्रॉमिस ऑफ एटलीस्ट ए 50% मार्जिन ओवर कॉस्ट, यानी कि जो लागत है, लागत के 50% जो है वो दिया जा रहा है। मान लीजिए लागत जो है 100% है, 100 रुपए है, इसकी 50% यदि 50 होगी ताकि 150 रुपए हो गई एमएसपी, ये दी जा रही है। देखिए ये 50% मार्जिन जो हम कह रहे हैं वो एक्चुअली ये तभी मतलब बोल सकते हो कि किसान इसको वेलकम करेंगे या स्वागत करेंगे, वो जब एमएस स्वामीनाथन की जो फॉर्मूला है उस हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, वो चीज नहीं हो रही है। सरकार सिर्फ क्या किया है कि C2 को कंसिडर नहीं किया, जिस तरह से फॉर्मूला एमएस स्वामीनाथन की तरह दिया गया था। सरकार ने मोटा मोटे तरीके से एमएसपी को बढ़ाया है, वो सरकार ने बढ़ाया है। ठीक है, और उस बढ़ाने की तरीका जो है वो लागत से 50% मार्जिन की कंसिडर की जा रही है। अब लागत में वो C2 को तो उन्होंने अभी तक नहीं किया है, जिस तरह से हमें देखने को मिली। उसके साथ साथ ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी, जो मुफ्त में अनाज दिया जा रहा था, उसको हम लोगों ने 5 साल तक एक्सटेंड कर दिया है। 5 साल तक एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि 5 साल तक 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज दी जाएगी, मुफ्त में अनाज दी जाएगी। यदि आप देखोगे उसमें चावल भी मिलती है, गेहूं भी मिलती है, मोटा अनाज भी मिलती है जिसको बाजरा वगैरह कहते हैं। उसके साथ साथ जैसे श्रिम्प फार्मिंग जो है मैंने बताया था, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। उसको नाबार्ड जो है उसको देख रेख करना, नाबार्ड का वो काम सौंपा गया है उत्पादन को और वृद्धि कराने के लिए। अब आते हैं रोजगार को लेके, कौशलता को लेके। पीएम की पैकेज जो है वो 3 स्कीम इसमें या 3 स्कीम इसमें लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री के 3 पैकेज, वो है क्या? ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव की बात हो रही है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव की बात हो रही है। कैसे देखते हैं? 1 month wage to new entrants in all formal sectors in 3 installments of up to 15,000। यानी कि आप ये बोल सकते हो जब कोई फॉर्मल यानी कि जिसको हम लोग संगठित, ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं, संगठित क्षेत्र में यदि कोई नई जॉब कर रहा है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम
एक मंथ की जो सैलरी उसकी है वो हम प्रदान कर रहे हैं तीन तीन इंस्टॉलमेंट में, और ये 15,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 5,000 की आपको 3 बार मिलेगी 15,000 तक। ठीक है, ये तो पहली चीज। दूसरी बात, एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट टू 10 लाख यूथ, यानी कि ये लगभग 210 लाख युवाओं को मतलब वो करेगी, लाभ देगी। ये स्कीम है जो कि फर्स्ट टाइमर के लिए है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको ये लाभ मिलती है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसकी आप जॉब क्रिएशन यानी कि रोजगार दिलाने वाली बात स्कीम बी में करेंगे। ठीक है, अब ये किसके लिए हो रही है? जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज हैं, पहली बार जॉब कर रहा है, उसके लिए है। इंसेंटिव टू बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर फॉर द ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन इन द स्पेसिफाइड स्केल्स फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स। पहले 4 साल तक ईपीएफओ यानी कि जो प्रोविडेंट फंड है उसके लिए इंसेंटिव दी जाएगी। इंसेंटिव किसको मिलेगी? बोथ एम्प्लॉय को मिलेगी एंड एम्प्लॉयर को मिलेगी। यानी कि जो जिसको काम मिला है उसको भी, और जो काम दिया है ना। ये सवाल है कि ये जो काम दिया है उसको क्यों फायदा मिलेगा, क्यों बेनिफिट मिलेगा 4 साल तक? इसलिए मिलेगा क्योंकि तभी तो वो जॉब देगा, नहीं तो वो क्यों जॉब देगा? बात आ रही है समझ में? वो जॉब दे रहा है तभी उसको कुछ फायदा दिखेगा, तभी तो वो जॉब देगा। तीसरा, एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 30 लाख यूथ, यानी कि 30 लाख युवाओं को ये मदद करेगी। सपोर्ट टू एम्प्लॉइज, यानी कि जो सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, जो रोजगार दे रहे हैं उनको क्या सपोर्ट दी जा रही है? गवर्नमेंट विल रीएम्बर्स ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर्स अप टू 3,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स फॉर ऑल न्यू हायर्स। आप यदि नई लोगों को हायर करोगे, जॉब दोगे, तो उससे क्या होगा? जो जॉब दे रहा है उसको 2 साल तक जो बेनिफिट्स दिया जाएगा वो 3,000 पर मंथ की बेनिफिट्स दिया जाएगा। अब ये फिर से आप सवाल कर सकते हो कि भाई आपको बेनिफिट क्यों दिया जाएगा? इसलिए दिया जाएगा कि जो हायर कर रहा है, यानी जो रिक्रूटमेंट कर रहा है, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उसको वो सैलरी देगा, तनख्वाह देगा, ये सब करेगा। और उसके लिए ईपीएफओ में भी उसकी शेयर डिडक्ट होती है। इसलिए उसको क्या करना है? इसलिए सरकार ने कहा कि आप वो मत करो, आप सिंपली क्या करो, 3,000 पर मंथ 2 साल के लिए दे दो। ठीक है, अब वो हमें आपका काम हो जाएगा। तो ये क्या है? सपोर्ट टू एम्प्लॉयर, यानी कि जो रोजगार दाता है उसको सपोर्ट किया जा रहा है। देखिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा रहा है? स्किल प्रोग्राम। स्किल डेवलपमेंट के लिए पहला चीज जो हम लोग करते हैं, पहला क्या है? 20 लाख यूथ विल बी स्किल्ड ओवर ए 5 ईयर पीरियड, यानी कि अगले 5 साल तक जो स्किल दिया जाएगा, यानी कि खास करके आप ये बोल सकते हो जो कौशल विकास किया जाएगा, लगभग 20 लाख युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा अगले 5 साल के अंदर। दूसरा क्या है? 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो आईटीआई जो इंस्टीट्यूट है, 1000 ऐसे आईटीआई इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, अपग्रेडेड इन द हब एंड स्कोप मॉडल। ये हब एंड स्कोप मॉडल का मतलब क्या होता है? हब होती है, जैसे साइकिल आपने देखा होगा ना, ये एक ऐसे गोल करके होती है, उसके बाद ऐसे एक रिंग होती है, तो फिर उसमें स्कोप लगा हुआ रहता है, यहां से स्कोप ऐसे ऐसे लगा हुआ रहता है। अब ये हब एंड स्कोप, ये हब बोलते हैं या आपकी स्कोप बोलते हैं। ठीक है, ये हब एंड स्पोक का क्या मतलब है? मतलब क्यों ऐसे बोला जा रहा है? हब मान लीजिए, ये आप बोल सकते हो कि एक कोर, यानी कि मिडिल में, यानी कि बीच में ऐसे चीज है जिसको यानी कि जो बाकी चीजों को सपोर्ट कर रही, यानी कि इसने इस रिंग को पकड़ा है कैसे? स्पोक के माध्यम से। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ऐसे, ये आईटीआई है जो हब होगी, और ये बाकी लोगों को क्या देगी? एम्प्लॉयज देगी, यानी स्किल्ड लेबर फोर्स देगी। तो इनको रोजगार इस जगह पे मिलेगी, और इनका क्या लाभ होगा? इनको जो है एक कौशल कारीगर भी मिल रहा है। ठीक है, कौशल कारीगर मिल रहा है। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल कहा जा रहा है। उसके साथ साथ कोर्स कंटेंट एंड डिजाइन अलाइंड एज पर द स्किल नीड्स ऑफ इंडस्ट्री।
यानी कि इंडस्ट्री उद्योग के हिसाब से हम क्या करेंगे, कोर्स कंटेंट बनाएंगे और स्किल भी देंगे। जैसे आपको पता होगा नारायण मूर्ति बार बार उनके जहां भी भाषण देते हैं वो यही कहते हैं, हमारे इंजीनियर्स के पास वो मार्केट के हिसाब से स्किल यानी कि नॉलेज है नहीं, ठीक है, इसलिए बेरोजगार हैं। तो ये चीज की जाएगी। उसके साथ साथ facilitate higher participation of women in the workforce through setting of working women hostels in collaboration with industry and establishing crèches। यानी कि ये कहा जा रहा है कि women यानी कि महिलाओं की पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स के अंदर, यानी कि जो श्रम जो ग्रुप है उसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लिया जाएगा, सो दैट महिलाएं जो है वो काम कर सकते हैं। अब उसके लिए उनकी सुविधा के लिए हमें क्या करना है, हमें हॉस्टल्स बनाना है, उनको रहने के लिए हॉस्टल्स बनाना है, जो कि हम विभिन्न उद्योग के साथ मिलकर उसको बनाएंगे। उसके साथ साथ क्रेचे भी बनाएंगे। क्रेचे मतलब जो मदर हैं, उनकी जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनकी केयर के लिए उनको एक प्राइवेसी जो जरूरत पड़ती है, यानी कि स्पेशल प्लेस की जरूरत पड़ती है, और क्रेचे फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ साथ आप ये बोल सकते हो कि 7.5 लाख लोन जो है वो प्रदान की जाएगी, ठीक है, यानी कि लोन्स अप टू 7.5 लाख विथ ए गारंटी फ्रॉम ए गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड। सो एक फंड बनाया जाएगा सरकार के द्वारा जहां से 7.5 लाख तक लोन आपको मिल सकती है, ठीक है। और क्या स्टेप है, एक्सपेक्टेड टू हेल्प 25,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर। ये जो फंड है 7.5 लाख की, ये लगभग हर साल 25,000 बच्चों को ये क्या करेगा, मदद करेगा। और क्या हो सकती है, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर लोन्स अप टू 10 लाख फॉर हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। यदि आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई कर रहे हो, यानी कि मान लीजिए IIT IIM में पढ़ाई कर रहे हो, या किसी भी संस्था में आप पढ़ रहे हो, यदि आपको लोन की आवश्यकता है तो वो हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आपको 10 लाख तक लोन प्रदान की जाएगी। उसके साथ साथ डायरेक्ट ई वाउचर्स टू 1 लाख स्टूडेंट्स एवरी ईयर। डायरेक्ट ई वाउचर्स क्या होता है, ई वाउचर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाउचर्स होती है, लगभग हम लोग इसको प्रदान करेंगे, 1 लाख बच्चों को हर साल प्रदान करेंगे, ठीक है, 1 लाख रुपए तक वाउचर्स टू 1 लाख स्टूडेंट्स एवरी ईयर, यानी कि ई वाउचर आपको दिया जाएगा। ई वाउचर क्या है, जिसमें आप किसी भी संस्था में जाके आप अपनी पैसे वहीं पे पेमेंट कर सकते हो ई वाउचर दिखा के, और फिर आप एजुकेशन शिक्षा ले सकते हो। उसके साथ साथ एनुअल इंटरेस्ट सबमिशन ऑफ 3%। ये एनुअल इंटरेस्ट सबमिशन ऑफ 3% क्या है, मान लीजिए आपने लोन लिया और लोन को आपने सही टाइम पे चुका दिया। पहले जो लोन लिया उसकी जो ब्याज दर थी, मान लीजिए वो 7% थी, अब आपने चुका दिया तो फिर से वो बैंक आपको ऑफर किया, बट वो 7% पे नहीं, वो हो गया आपकी 3% पे या 4% पे। ये होती है आपकी इंटरेस्ट सबमेंशन, यानी कि आपकी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आपने टाइमली रिपे किया है, तो सरकार आपको एक सब्सिडी देगी ब्याज के दर पर। किसानों को भी दिया जाता है, ठीक है। और क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स थ्रू सेटिंग ऑफ वर्किंग वुमेन हॉस्टल कोलैबोरेशन इंडस्ट्री। ये मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया था। वुमेन स्पेसिफिक स्किलिंग प्रोग्राम्स भी रखा जाएगा, यानी कि महिलाओं के लिए स्पेशल स्किल सेट जो है वो रखा जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रमोशन ऑफ मार्केट एक्सेस फॉर वुमेन SHG एंटरप्राइजेस। जो स्वयं सहायक समूह जो है महिलाओं की, वो लोग जो उत्पादन करते हैं, वो उत्पादन जाता कहाँ है, वो कहीं ना कहीं मतलब कभी कुछ कुछ मार्केट तो जाता है, बट बहुत सारी चीज मार्केट में नहीं जाती है, क्योंकि उनको वो पता नहीं रहती है कि कैसे एक्सेस करें, अप्रोच करें, ब्रांडिंग कैसे होगी, वो सब चीज उनको नहीं पता है। बिना ब्रांडिंग के कोई लेगा नहीं, इंस्ट्रक्शन क्या होगी नहीं पता है। तो ये सारी चीज जो है कहीं ना कहीं वो मार्केट एक्सेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देती है, ठीक है। तो उसको प्रमोट किया जाएगा सो दैट ये जो मार्केट एक्सेस है वो आगे बढ़ पाए। नेक्स्ट पे आते हैं इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इंक्लूसिव समावेशी जो मानव संसाधन की विकास जो है वो होना चाहिए, एंड सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय होना चाहिए। अब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से हम लोग
ये इस चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पहला जो है इसमें क्या है, पूर्वोदय स्कीम एक सोचा जा रहा है, लाया जा रहा है। पूर्वोदय का मतलब ये होती है, आप ये खास करके बोल सकते हो, यानी कि पूर्वी भारत को, यानी कि ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स है, ईस्टर्न इंडिया के जो स्टेट्स है, राज्य हैं, उनको विकसित करना, यानी कि उनकी विकास की प्रक्रिया को आगे लेके जाना। इसलिए जो ईस्टर्न पार्ट की जो राज्य हैं, जैसे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, खास करके ये सारे राज्य जो है उसको फोकस किया जा रहा है। और मेन टारगेट क्या है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, जो आर्थिक खास करके आर्थिक जो कार्रवाई है, यानी कि आर्थिक गतिविधि जो है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है उसको बढ़ाना है, सो दैट हम लोग एक डेवलप्ड स्टेट से डेवलप्ड कंट्री भी बन पाए, विकसित भारत बना पाए। इसी को सफल करते हुए, इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है, अमृतसर से कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल नोड एट गया। ठीक है, तो ये अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो किसके अंडर में बनाया जा रहा है, पूर्वोदय स्कीम के अंडर में बनाया जा रहा है, विकास भी विरासत भी। उसके साथ साथ allocation of more than 3 लाख करोड़ for schemes benefiting women and girls। ठीक है, 3 लाख करोड़ की स्कीम जो है वो भी लाया जा रहा है, किस चीज के लिए, वुमेन एंड गर्ल्स, महिलाएं और जो गर्ल्स हैं उनको फायदा करेगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान मतलब ये ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए एक स्कीम लाया जा रहा है। कौन सी स्कीम है, उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस का मतलब क्या होती है, जैसे उनकी इनकम है, उनकी लिटरेसी है, उनकी मान लीजिए हेल्थ, स्वास्थ्य है, उनकी शिक्षा है, ये सारा कुछ जो यदि हम देखेंगे इसको हम लोग बोलेंगे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ट्राइबल कम्युनिटीज की जो है, खास करके आप ये बोल सकते हो, कवरिंग 63 विलेजेस बेनिफिटिंग 5 करोड़ ट्राइबल पीपल। सो लगभग 63,000 गांवों में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को हम पहुंचाएंगे, और वो सीधा के सीधा फायदा किसको करेगा, ट्राइबल कम्युनिटीज को करेगा, जो इसका नंबर है जो 5 करोड़। मोर देन 100 ब्रांचेस ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक विल बी सेटअप इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रे इंक्लूसिव, यानी कि खास करके फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश जिसको बोलते हैं, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन आज तक हमने अचीव नहीं कर पाया, क्योंकि ये डिफिकल्ट टेरेन है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है नहीं, और इसलिए वो लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस पे ज़्यादा निर्भर करते हैं। इसलिए आप देखोगे 100 के लगभग ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो हम बनाना चाहते हैं, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उत्तरी पूर्वी भारत में। उससे क्या होगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी कि बैंक जो है, नॉर्मल बैंक है, जो वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो जहां नहीं पहुंच पा रही है, वो हम लोग पोस्ट ऑफिस के जरिए पहुंच सकते हैं, और समावेशी विकास को ये आगे लेके जा सकता है। ठीक है, अब ये देखिए, जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात मैंने किया, वो कहां कहां होके जाएगी। देखिए, इंडस्ट्रियल नोड एट गया, दिस कॉरिडोर विल कैटलाइज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न रीजन। The industrial node at Goa will also be a good model for developing our ancient of cultural importance into future centers of modern economy। यानी कि इंडस्ट्रियल नोड एट गया, गया जो है वो खास करके बुद्धिज्म के लिए काफी फेमस है। ठीक है, ये एंशिएंट समय से भी फेमस है, तो इसलिए वहां पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक लेवल पे इंडस्ट्रियल नोड एक एस्टैब्लिश करने के लिए, जो औद्योगिक जो है इलाका उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, तो उससे हमें फायदा हो सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, रोड कनेक्टिविटी को भी हम क्या करते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे जैसे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, जैसे बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, जैसे बोध गया राजगीर वैशाली एंड दरभंगा स्पोर, एंड एडिशनल 2 लेन ब्रिज ओवर रिवर गंगा बक्सर,
at a total cost of 26,000 crore. ठीक है। पावर प्रोजेक्ट्स जो है इंक्लूडिंग सेटिंग ऑफ ए न्यू 2400 मेगावाट पावर, तो ये खास करके आपकी रोड कनेक्टिविटी की बात हो रही है, सो दैट आर्थिक गतिविधि यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसमें वृद्धि आएगी। उसके साथ साथ हम लोग स्पेशल आंध्र प्रदेश को स्पेशल फोकस कर रहे हैं क्योंकि अभी अलायंस गवर्नमेंट चल रही है। तो आंध्र प्रदेश सरकार को खास करके हम लोग 15,000 की एक सपोर्ट राशि दी जा रही है सरकार के द्वारा, विल बी अरेंज्ड इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। कंप्लीशन ऑफ पोलवरम इरिगेशन प्रोजेक्ट इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। सो ये पोलवरम प्रोजेक्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है उसको भी कहीं ना कहीं वो कंप्लीट करने की बात हो रही है। एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वाटर, पावर, रेलवे एंड रोड इन कोपारती node on the Visakhapatnam Chennai Industrial Corridor and Oravikal node on Hyderabad Bangalore Industrial Corridor। ठीक है, तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा जो है उसको ठीक किया जा रहा है, सही किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसको अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ट्राइबल मेजोरिटी विलेज में ठीक है ट्राइब अडॉप्टिंग सैचुरेशन कवरेज फॉर ट्राइबल फैमिलीज इन ट्राइबल मेजोरिटी विलेज एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, दिस विल कवर 63,000 विलेजेस बेनिफिटिंग 5 करोड़ ट्राइबल पीपल। तो एक तो ट्राइबल मेजोरिटी होनी चाहिए, जनजाति बहुल जगह होना चाहिए, गांव होना चाहिए, उसके साथ साथ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी होना चाहिए। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का काम क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट की एस्पिरेशन कैसी है, वो कैसी होनी चाहिए, किस तरह से डेवलप होनी चाहिए, उसी की बात हो रही है। तो अडॉप्टिंग सैचुरेशन कवरेज फॉर ट्राइबल फैमिलीज इन ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, दिस विल कवर 63,000 विलेजेस बेनिफिटिंग 5 करोड़ ट्राइबल पीपल। मोर देन 100 ब्रांचेस ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसको हमने डिस्कस किया था। अब चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के पास। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज को कैसे देखा गया है, ठीक है, कैसे परफॉर्म करेगी ये सब चीजें। देखिए मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज की जहां तक बात करें, पहले तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है वो दी जाएगी किसको, एमएसएमई सेक्टर को। क्रेडिट गारंटी यानी कि ऋण यानी कि लोन जो दिया जाएगा उसके गारंटी के साथ उनको दिया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो एनहांस्ड स्कोप फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग ट्रेड्स, यानी कि जो ट्रेड जो है ना, ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करती है। ये ट्रेड रिसीवेबल्स होती क्या है, ट्रेड रिसीवेबल होती है जैसे एमएसएमई जो है वो नगद यानी कि कैश से कारोबार करती है। जब खास करके आप देखोगे उनको समय पे उनको पैसे यानी कि पेमेंट नहीं मिलती है, जिसके वजह से उनको भारी दिक्कतों का सामना होना पड़ता है। इसलिए आप बोल सकते हो कि मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग इन ट्रेड्स, ठीक है, ये चीज को हमें ध्यान रखनी होगी, यानी कि उनकी समस्या को हल निकालना होगा। एमएसएमई यूनिट्स फॉर फूड इराडिएशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग। एमएसएमई यूनिट्स यानी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में भी जो बेसिक यानी कि प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग चीजें है, फूड इराडिएशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग, उस प्रक्रिया में भी एमएसएमई यूनिट्स को हम लोग स्थापित कर सकते हैं। एमएसएमई यूनिट्स को हम लोग उसमें शुरू कर सकते हैं। न्यू असेसमेंट मॉडल फॉर एमएसएमई क्रेडिट, न्यू असेसमेंट मॉडल फॉर एमएसएमई क्रेडिट देख लेते हैं। मुद्रा लोन द लिमिट एनहांस्ड 20 लाख फ्रॉम करेंट 10 लाख। पहले जो तरुण कैटेगरी यानी कि युवा यंग कैटेगरी के लोगों के लिए वो 10 लाख था, अभी उसको हमने बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमई ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड, क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमई ड्यूरिंग स्ट्रेस इन द सेंस खास करके एमएसएमई के पास जब नगद कारोबार के लिए पैसे नहीं है तो वो आ सकते हैं कहां पे, क्रेडिट सपोर्ट लेने के लिए। ठीक है, और ये जो गारंटी की बात हो रही है क्रेडिट गारंटी स्कीम, उसमें गारंटी कवर कितने तक हो जाएगी, 100 करोड़ तक हो जाएगी, 100 करोड़ तक हो जाएगी। द लिमिट ऑफ मुद्रा लोन्स विल बी एनहांस्ड टू 20 लाख टू फ्रॉम द 10 लाख। 10 लाख पहले थी, अभी 20 कर दिया गया। मुद्रा जो है
For those entrepreneurs who have availed and successfully repaid previous loans under the Tarun category, SIDBI will open new branches to expand its reach to serve all major MSME clusters within 3 years. यानी कि न्यू ब्रांचेस जो है सिडबी को सिडबी जो आपकी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है एमएसएमई, उसको ठीक करने के लिए, उसको सही करने के लिए सिडबी क्या कर रही है, बहुत जगह न्यू ब्रांचेस खोल रही है 3 साल के अंदर, सो दैट ये जो स्मॉल स्केल एमएसएमई जो है वो कहीं ना कहीं सिडबी से अपना लोन लेना, परमिशन लेना, ये सब कर पाए. ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब to enable MSMEs and traditional artisans to sell their products in international market. E-commerce export hub will be set up in public-private partnership mode. E-commerce export set up hub in the sense, यानी कि export hub in the sense कि e-commerce जो जरिए जो खास करके आपके वस्तु आ रही है, यानी कि जो वस्तु यहाँ से एक्सपोर्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो एमएसएमई और ट्रेडिशनल आर्टिसान से कारीगर है, वो अपना वस्तु क्या करना चाह रहा है, बेचना चाह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो ये कहीं ना कहीं ई कॉमर्स जो हब है वो उनको मदद करेगी. ठीक है, अब देख लेते हैं जो हम लोग बात कर रहे थे, खास करके ये जो ह्यूमन रिसोर्स के लिए, खास करके ह्यूमन रिसोर्स के लिए हम बात कर रहे थे, ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है पहले देख लेते हैं. इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज दिया जा रहा है ह्यूमन रिसोर्स के लिए, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है. किस तरह से? स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन टॉप 500 कंपनीज टू 1 करोड़, 500 कंपनीज टू 1 करोड़ इन 5 ईयर्स. अगले 5 साल के अंदर 1 करोड़ युवाओं को हम लोग क्या करेंगे, 500 ऐसी बड़ी कंपनी में क्या देंगे, इंटर्नशिप कराने की मौका देंगे, वो सीखेंगे काम. अलाउंस ऑफ 5,000 पर मंथ along with one time assistance of 6,000 थ्रू द CSR फंड्स. यानी कि आप ये बोल सकते हो कि CSR से पैसे दिया जाता है कि ताकि वो क्या करें, वो इंटर्नशिप कर पाए. ठीक है, इसलिए 5,000 पर मंथ along with वन टाइम असिस्टेंस ऑफ 6,000 थ्रू द CSR फंड. सो 5,000 पर मंथ तो मिलेगा ही, और वन टाइम 6,000 का भी मिलेगा जहां से CSR फंड से. और क्या है, 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम. 12 इंडस्ट्रियल पार्क, रेंटल हाउसिंग विथ डॉर्मिटरी टाइप अकोमोडेशन फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन PPP मोड विथ वैलिडिटी गैप फंडिंग. यानी कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं उनके लिए कोशिश किया जा रहा है कि रेंटल हाउसिंग विथ डॉर्मिटरी टाइप अकोमोडेशन ये भी मिल जाए. क्रिटिकल मिनरल्स मिशन फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग एंड ओवरसीज एक्विजिशन. ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होती है? ये क्रिटिकल मिनरल्स खास करके आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है, इसमें जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल की जाती है उसको हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स बोलते हैं. यानी कि खास करके अभी आप देखोगे जो सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर ये उसी के अंडर आता है. स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ट्राइब्यूनल एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल टू स्पीड ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, एडिशनल ट्राइब्यूनल्स टू बी एस्टेब्लिश्ड. यानी कि खास करके जो ट्राइब्यूनल और अपीलेट ट्राइब्यूनल टू स्पीड ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, जो कंपनी धीरे धीरे बंद हो रही है, पैसा नहीं दे पा रहे, उसको मतलब उस पर डिस्कशन चालू किया जा सकता है. और खास करके इसमें ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड एडिशनल ट्राइब्यूनल्स टू बी एस्टेब्लिश्ड. तो ये थी आपकी खास करके. अब अगला देखते हैं अर्बन डेवलपमेंट में हम क्या बात करना चाह रहे हैं. अर्बन डेवलपमेंट में क्या होगा? अर्बन डेवलपमेंट में पहला चीज यह है स्टाम्प ड्यूटी. encouraging states to lower stamp duties for properties purchased by women. तो खास करके जो women, महिलाओं के सदस्य के द्वारा, महिलाओं के द्वारा जब कोई प्रॉपर्टी खरीदा जाता है तो उसमें क्या करना पड़ता है, आप ये बोल सकते हैं कि कम उसमें
स्टाम्प ड्यूटीज लगेगी। ठीक है। स्ट्रीट मार्केट्स क्या है? envisioning a scheme to develop 100 weekly हाट्स और स्ट्रीट फूड हब्स इन सिलेक्ट सिटीज, यानी कि हाट और जो फूड हब जो है वो भी लगाया जाएगा, स्ट्रीट मार्केट्स। ठीक है। स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट कला, आर्टिसंस, इसको प्रमोट करने के लिए। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मतलब ये होती है 14 लार्ज सिटीज विथ ए पॉपुलेशन अब 30 लाख, यानी कि ट्रांजिट ओरिएंटेड इन द सेंस कि आप कैसे कम्युनिकेशन जो है वो स्मूथ कर सकते हो। वाटर मैनेजमेंट की बात है, प्रमोट वाटर सप्लाई, स्वेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर 100 लार्ज सिटीज थ्रू बैंकेबल प्रोजेक्ट्स। तो ये अर्बन डेवलपमेंट की ये एक फोर्थ कंपोनेंट है जिसको हम लोग वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो वाटर मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा कंपोनेंट है स्मार्ट सिटीज की, जिसके वजह से अभी तक साफ ड्रिंकिंग वाटर जो है लोगों के घर तक नहीं आ पाया है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि स्वच्छ पानी लोगों के पास पहुंचे। हाउसिंग फैसिलिटीज या हाउसिंग नीड्स क्या है देख लेते हैं। हाउसिंग नीड्स ये है कि पीएम आवास योजना अर्बन 2.0, ये पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 क्या कहता है? नीड्स ऑफ 1 crore अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज will be addressed with an investment of 10 lakh crore। ठीक है। तो 1 crore urban poor and middle class families will be addressed with an investment of 10 lakh crore, enabling policies and regulations for efficient and transparent rental housing markets with enhanced availability will also be put in place। ठीक है। तो खास करके आप ये बोल सकते हो कि ये जो हाउसिंग नीड्स है वो ट्रांसपेरेंट रेंटल हाउसिंग मार्केट्स के जरिए उसको किया गया था, विथ एनहांस्ड अवेलेबिलिटी विल आल्सो बी पुट इन प्लेस। ठीक है। पीएम आवास योजना यानी कि शहरी इलाके में इस तरह से हम लोग क्या करनी है, घर प्रदान करना है, घर प्रदान करना है। पीएम आवास योजना घर प्रदान करनी है, जो कच्चा घर है उसको पक्का में कैसे लाया जाए, योजना अर्बन 2.0। Working with states, our government will facilitate development of cities as growth hub। सिटीज को हम क्या कहेंगे? ग्रोथ हब के बारे में ग्रोथ हब कहेंगे, क्योंकि सिटीज जो है कहीं ना कहीं वो क्या कर रही है, आपकी ग्रोथ प्रोसेस को आगे लेके जा रही है। जैसे आपको पता होगा ऑर्बनाइजेशन यानी सिटी जो है, जिसको हम लोग इंजन ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? इंजन ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं सिटी जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करती है। ठीक है। और इसलिए आपने देखा होगा सिटीज जो है वो आपकी ग्रोथ हब कहा जा रहा है, या सिटीज को ग्रोथ हब के हिसाब से कंसिडर किया जा रहा है। देखिए, वो सिटीज के साथ साथ सिटीज को ग्रोथ हब बनाने के साथ साथ और क्या बात हो रही है, और ये बात हो रही है कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान्स भी बनाया जा रहा है, जिस सिटीज में यानी कि जो शहर में लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोग होंगे, वैसे 14 ऐसे शहर को वो क्या बनाएंगे? ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान्स। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान्स हम इसको बोल सकते हैं जो खास करके आपकी सभी प्रकार के जो कम्युनिकेशन सुविधा जो है वो ऑप्टिमल लेवल पे हो, यानी कि जो स्मार्ट सिटीज की जो परिकल्पना की गई थी, जिस लेवल पे हम लोग चाह रहे थे उसकी कम्युनिकेशन सिस्टम को, उसकी कनेक्टिविटी को उस तरह से उस ऑप्टिमल लेवल पे लेके आने के लिए। उसके साथ साथ आपने ये भी कह सकते हैं, जैसे एक पीएम स्वनिधि स्कीम भी है हमारी। पीएम स्वनिधि स्कीम क्या कहता है? पीएम स्वनिधि स्कीम ये कहता है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है, जैसे आपको पता होगा कोविड के वजह से बहुत सारे लोगों की जो स्ट्रीट वेंडर्स थे खास करके, उनकी बिजनेस खत्म हो गई थी, ठप हो गई थी। तो उन्हीं और अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि असंगठित जो व्यापारी थे, उनकी व्यापार को रिवाइव करने के लिए हमने क्या किया था, यानी सरकार ने लॉन्च किया था पीएम स्वनिधि स्कीम। उसी स्वनिधि स्कीम्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अगले 5 साल तक
हम लोग ये कोशिश करेंगे डेवलपमेंट ऑफ 100 वीकली हार्ट्स और स्ट्रीट फूड हब्स इन सिलेक्ट सिटीज, यानी कि जो साप्ताहिक जो हाट होती है, यानी कि एक हफ्ते में एक ही बार जो हाट यानी कि मार्केट बैठता है, वो डेवलप किया जाएगा और स्ट्रीट फूड हब भी डेवलप किया जाएगा। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो स्ट्रीट वेंडर्स है, इनकी संख्या हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसको असंगठित क्षेत्र जिसको बोलते हैं, उनके बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग शुरू कर रहे हैं और अगले 5 साल तक ये टारगेट जो है हमने रखा है। ठीक है, देखिए एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी खास करके जैसे आपको पता होगा, हम लोग कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक जो एनर्जी है उसको खत्म करके हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि वो फॉसिल फ्यूल को खत्म करके हम लोग सोलर विंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उस दिशा में क्या क्या कदम उठाए गए हैं? न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग कोशिश करेंगे प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल करने के लिए। न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करके प्राइवेट सेक्टर भी अभी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कर सकते हैं, जिसके वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की कमी है वो कहीं ना कहीं दूर हो सकती है। इसलिए सेटिंग ऑफ भारत स्मॉल रिएक्टर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड न्यूअर टेक्नोलॉजीज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसलिए हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं, भारत स्मॉल रिएक्टर्स करके उसको सेटअप कर रहे हैं। R&D ऑफ भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये भी हम लोग शुरू कर रहे हैं ताकि हम लोग प्राइवेट सेक्टर को यानी कि निजी क्षेत्र को भी न्यूक्लियर एनर्जी पे मौका दे पाए। और जैसे अभी सरकार जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कर रही है, बिजली उत्पादन कर रही है, वैसे ही ये निजी संस्था भी कर सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ एनर्जी ऑडिट भी किया जाएगा। ऑडिट क्या किया जाएगा? फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर shifting of micro and small industries to cleaner forms of energy, facilitate investment grade energy audit in 60 clusters, next phase expands to 100 clusters। देखिए ये एनर्जी ऑडिट की जहां तक बात है, मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण दूंगा, वहां से आप चीजों को समझ सकते हो। आपने देखा होगा अखबार में न्यूज आती है कि जो जो ताजमहल की जो कलर है ना वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। अब ताजमहल में कलर चेंज होने की रीजन क्या थी? उसके पीछे कारण ये थी कि उसके आसपास जो लगभग आगरा में जो पेठा की जो इंडस्ट्रीज है, पेठा की जो फैक्ट्री है, उसके वजह से ये चीज हो रही है। और पेठा जो बन रही है वो कैसे बन रही है? वही कोयला या लकड़ी जला के वो लोग कर रहे हैं। अब उस वजह से क्या हो रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो CO2 निकल रही है, जो ग्रीन हाउस गैसेस जो निकल रही है, उसके वजह से ताजमहल की कलर को वो परिवर्तन यानी कि चेंज कर रही है। तो उसी ये क्या है, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज नहीं है, बहुत छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है, स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज है। तो अभी ये क्या कहा जा रहा है या किया जाएगा, इस बजट के दौरान ये कहा गया कि भाई देखो ये जो छोटे इंडस्ट्रीज है, ये छोटे इंडस्ट्रीज हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। इसलिए इस इंडस्ट्रीज को अभी हम लोग क्या करेंगे, ये फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम इस्तेमाल, डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको अभी बोला जाएगा आप क्या करो, आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाइए, या सिंपली आप गैस वगैरह भी यूज कर सकते हैं, बट उनको कहा जाएगा आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाइए, क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरफ जाइए। तो इसकी भी एक ऑडिट की जाएगी, इंस्पेक्शन की जाएगी कि वो लोग सही में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। उसके साथ साथ पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी, यानी कि फॉर इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रोइंग शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी क्या होती है? यानी कि ये कहा जा रहा है कि स्टोरेज जो है वो एक चैलेंज हो सकती है, या चैलेंज है, आप ये कह सकते हो। स्टोरेज एक चैलेंज है, तो आपको एक प्रॉपर, जैसे अभी आपको पता होगा रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, सोलर पैनल या विंड एनर्जी के माध्यम से जितनी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कर रहे हैं उसको इमीडिएटली हम ट्रांसमिट कर देते हैं। स्टोरेज करने की जो एक कैपेसिटी है वो उतने बढ़िया से हम लोगों ने अभी तक डेवलप नहीं किया है।
तो जैसे ही स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी तो वो हमारे लिए अच्छा क्या है कि आप स्टोर कर सकते हो लंबे समय तक, ये चीज एक होनी चाहिए। तो ये स्टोरेज कैपेसिटी को भी हमें एनहांस करनी होगी। उसके साथ साथ AUSC थर्मल पावर प्लांट यानी कि जॉइंट वेंचर बिटवीन द NTPC एंड वेल विल सेट अप ए फुल स्केल 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये जो आपके ऑलरेडी जो दो सरकारी यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो क्या है आपका NTPC एंड भेल। ये जो NTPC जो भेल है ये दोनों मिलकर एक एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, एडवांस अल्ट्रा एडवांस अल्ट्रा एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ये एक क्या बनाएंगे, थर्मल पावर प्लांट बनेगी जिसकी कैपेसिटी होगी 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट। यानी कि जो बड़े लेवल पे जिसको एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली की आवश्यकता है वो यहां से वो ले सकता है। तो ये NTPC भेल के माध्यम से इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी सिक्योरिटी के तहत ये प्रोविजन लाया गया है। उसके साथ साथ हम देख लेते हैं और क्या है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। मुफ्त बिजली योजना यानी कि मुफ्त बिजली यहाँ पे दिया जा रहा है कि मुफ्त नहीं दिया जाएगी, खास करके आप बोल सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि रूफ टॉप सोलर पैनल। तो रूफ टॉप सोलर पैनल यदि लगाई जाएगी तो आप मुफ्त में बिजली इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रिक बिल की बचत हो सकती है, ये उसकी बात कह रहा है। ठीक है, 1 करोड़ हाउस होल्ड ऑप्टेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी, कैसे, रिन्यूएबल यानी कि सोलर सिस्टम से मुफ्त बिजली मिलेगी 1 करोड़ घरों को। 300 यूनिट तक ये मुफ्त मतलब ये इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन एंड 14 लाख एप्लीकेशन सो फार, ये लगभग 1.28 करोड़ जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुकी है, खास करके ये रूफटॉप सोलर के लिए। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात हम करेंगे, प्रोविजन ऑफ 11,11,111 करोड़ फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कितना खर्च कर रहे हैं, 3.4% हमारे GDP की हम खर्च कर रहे हैं हमारी बुनियादी ढांचा बनाने के लिए, यानी कि रोड रेलवे इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए। 1.5 लाख करोड़ टू स्टेट्स एज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू सपोर्ट रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ही हम लोग राज्य सरकार को क्या कर रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ की जो लोन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है, यानी कि इसमें आपको कोई ब्याज देना नहीं है और ये लंबे समय दीर्घकालीन लोन आप ये बोल सकते, दीर्घकालीन लोन ये बोल सकते हो आप। फेज 4 ऑफ जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना will be launched to provide all weather connectivity to 25,000 रूरल हैबिटेट्स। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मेन मकसद क्या थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो मेन मकसद थी, हर विलेज पंचायत को कनेक्शन यानी कि रोड कनेक्टिविटी देना। तो हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि 25,000 ऐसी गांव को यानी कि विलेज को हम क्या करेंगे, ऑल वेदर रोड, यानी कि हर मतलब मौसम में जो जिस रास्ता यानी कि रोड की आप इस्तेमाल कर सकते हो वैसे रोड हम क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे अंडर द स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अनुसार। इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन, इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन, देखिए एक जो डैम हम लोग बनाते हैं ना उसकी मल्टीपर्पस होती है। क्या होती है, एक तो फ्लड को कंट्रोल करना होता है, फ्लड को कंट्रोल करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, सिंचाई प्रक्रिया को वो सपोर्ट करती है, इरिगेशन होती है। तो इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन में क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं देखते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स विद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 11,500 करोड़ सच एज कोसी मेची इंट्रास्टेट लिंक एंड 20 अदर ऑनगोइंग न्यू स्कीम्स, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि वो फ्लड मिटिगेशन के कोसी जो है जो बिहार में जो सबसे ज़्यादा जो बाढ़ लेके आती है, तो इसलिए हम लोगों ने 11,500 करोड़ की लागत पर कोसी मेची जो है एक लिंक एस्टैब्लिश कर रहे हैं।
कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक जो हो रही है, रिवर लिंकिंग आप प्रोसेस आप कह सकते हैं, जिसके वजह से जो फ्लड है, जो बाढ़ है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ असम, सिक्किम, उत्तराखंड, ये जो राज्य है जहाँ पे असम में अभी रिसेंटली हमने बाढ़ देखा था, यहाँ पे भी बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए सहायता राशि उनको दी जा रही है। उसके साथ साथ हिमाचल में भी हम वही चीज कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन इन द हिमाचल प्रदेश, उसको भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में टूरिज्म की बात यदि हम करेंगे तो टूरिज्म एक टर्शियरी सेक्टर में आती है। टूरिज्म जो है टर्शियरी सेक्टर में आती है, यानी कि सर्विसेज सेक्टर में आती है। टूरिज्म को आगे लेके जाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आपको और भी कई सारी चीजें की जरूरत है। तो उसमें सबसे आगे आती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, अच्छी रास्ता, अच्छी सड़कें, बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी चीजें है, वाटर सप्लाई, इस तरह से जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो यदि नहीं होगी, शायद आपकी टूरिज्म सेक्टर उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसी की वजह से हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर एंड महोबोधि टेम्पल कॉरिडोर मॉडल्ड ऑन काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर जिस तरह से बनाया गया है, वैसे ही हम क्या कोशिश कर रहे हैं, विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर को भी बनाया जाएगा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर राजगीर विल बी अंडरटेकन which holds religious significance for Hindus and Buddhists and Jains। यानी कि राजगीर को भी डेवलप किया जाएगा, ठीक है, जहां पे ये जो हिंदू, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जो तीन रिलीजियन की जहां पे कॉन्ग्लोमरेशन आप बोल सकते हो, जो जिस जगह पे एक जगह पे जहां पे मिलन हो रही है, राजगीर को भी हमें क्या करनी है, डेवलप करनी है। नालंदा एज ए टूरिस्ट सेंटर बिसाइड्स रिवाइविंग नालंदा यूनिवर्सिटी टू इट्स ग्लोरियस स्टैच्यूर। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा नालंदा यूनिवर्सिटी की उद्घाटन हुई थी, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने भाषण भी दिया था, और उसी के बाद ये चीजें हुई थी कि नालंदा को एक टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से भी, उसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस यानी कि ऐतिहासिक विशेषता के लिए उसको हम एक टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से भी डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ साथ असिस्टेंस टू डेवलपमेंट ऑफ ओडिशा सीनिक ब्यूटी, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, क्राफ्ट्समैनशिप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, natural landscapes and pristine beaches, making it an ultimate tourism destination। यानी कि खास करके उड़ीसा को भी थोड़ा बहुत इसमें भी दिखाया गया है कि उड़ीसा को भी एक टूरिस्ट हब की तरह भी बनाया जा सकता है। तो जैसे वहाँ के टेम्पल्स हैं, मोनूमेंट्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो इस चीज़ को भी विशेषता दी जाएगी, सिग्निफिकेंस है ये, इस सारे चीज़ टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। उसके साथ साथ इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट पे भी यदि बात हम करेंगे तो सरकार क्या कर रही है, आप देख सकते हैं। पहला जो है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड फॉर बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। तो पहले क्या किया जाएगा, एक फंड गठित किया जाएगा। वो फंड का नाम क्या है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड। ये फंड किया जाएगा जो बेसिक रिसर्च है। बेसिक रिसर्च का मतलब क्या होती है, जैसे मान लीजिए, आप पता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे जो है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस चीज़ में पीएचडी करते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, थिंक टैंक वगैरह है हमारे यहाँ, तो वो चलती है रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह, तो उनके लिए ये फंड दिया जाएगा फॉर द बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। ये प्रोटोटाइप डेवलपमेंट का मतलब ये होती है, सपोज कोई नई तकनीकी, नई इनोवेशन होती है, तो उसकी प्रोटोटाइप, मान लीजिए एक जब ड्रोन नहीं आया था, तो पहली बार मान लीजिए कोई एक ड्रोन बनाया, तो उसको प्रोटोटाइप डेवलप करनी होगी आपको, तो उसके लिए भी आपको पैसे की जरूरत है, फंडिंग की जरूरत है। तो वो फंडिंग यहां से हो सकती है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड से भी हो सकती है। उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन एट कमर्शियल स्केल विथ ए फाइनेंसिंग पूल ऑफ 1 लाख करोड़। यानी कि प्राइवेट सेक्टर, निजी संस्था में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो सकती है। उसके लिए भी हम लोग एक फंड बना रहे हैं, जिसका क्वांटिटी कितनी है, अमाउंट 1 लाख करोड़ की। उनको सहायता दी जाएगी, उनको सपोर्ट की जाएगी। स्पेस इकोनॉमी, ए वेंचर कैपिटल फंड ऑफ 1000 करोड़ इज टू बी सेटअप। स्पेस इकोनॉमी ये चीज क्या है, स्पेस इकोनॉमी का मतलब, जैसे मान लीजिए ब्लू इकोनॉमी जैसे हम लोग देख रहे थे, तो समंदर यानी कि ओशन
जैसे फिशिंग, माइनिंग, इस तरह से चीजें जो ब्लू इकोनॉमी हम लोग कह रहे थे, पोर्ट को डेवलप करना, वैसे ही स्पेस इकोनॉमी, स्पेस के जरिए हम लोग किस तरह से हमारे आर्थिक विकास, एक तो टेक्नोलॉजी सैटेलाइट के माध्यम से, इस तरह से हम लोग स्पेस इकोनॉमी की बात करेंगे। स्पेस इकोनॉमी के लिए भी एक वेंचर कैपिटल फंड हमने क्या किया है, डेवलप किया है। वेंचर कैपिटल फंड क्या है? ये वेंचर कैपिटल फंड ये है कि किसी भी वेंचर यानी कि कोई भी स्टार्टअप शुरू करने से पहले उसके लिए जो फंड की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, वो आपको यहीं से मिल सकती है, इस फंड के माध्यम से मिल सकती है, जो कि स्पेस इकोनॉमी में आप इसको खर्च कर सकते हो। ठीक है, इसको खर्च कर सकते हो, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म क्या है? रूरल एंड अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शंस। ये रूरल एंड अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शंस क्या है, देखिए पहले। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर और भू आधार फॉर ऑल लैंड्स, यानी कि जितने सारे भूमि है यानी कि जमीन है, उसके लिए हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? भू आधार शुरू कर रहे हैं। यानी सारे लैंड की एक यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगी, पहला चीज। दूसरा, सर्वे ऑफ मैप सब डिविजन एज पर करेंट ओनरशिप, यानी कि लगभग सारे जमीन यानी कि भूमि को सर्वे किया जाएगा और उनकी ओनरशिप उनको प्रदान की जाएगी। लिंकेजेस टू द फार्मर्स रजिस्ट्रीज, यानी कि जो फार्मर्स की जो रिकॉर्ड है उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इस जमीन यानी कि भूमि के डिटेल्स उसके साथ लिंक किया जाएगा। लैंड रिकॉर्ड्स इन अर्बन एरियाज विल बी डिजिटाइज्ड इन द जीआईएस मैपिंग, यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं। लैंड रिकॉर्ड्स अर्बन एरिया में भी किया जाएगा, कितने प्राइवेट लैंड है, कितने गवर्नमेंट लैंड है, कितने लैंड हो चुकी है, यूज हो चुकी है, कोई नहीं हुआ है। डिजिटाइजेशन ऑफ द काडस्ट्रल मैप्स, ठीक है, काडस्ट्रल मैप्स जो है उसको हम लोग डिजिटाइज करेंगे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था करेंगे। उसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हो, उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लैंड रजिस्ट्री। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लैंड रजिस्ट्री इन द सेंस कि जो लैंड अभी भी मतलब जो लैंड है उसको रजिस्ट्री किया जाएगा, यानी कि उसको प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ रखा जाएगा, वो चीज़ें भी मेंटेन की जाएगी। ये जो डिजिटाइजेशन ऑफ कैडस्ट्रल मैप्स का मतलब होती है, जैसे आपने देखा होगा कि आप सैटेलाइट में यदि आप कभी फ़ोन में देखते हो, आपको पैचेस ऑफ लैंड दिखाई पड़ती है, कहीं ग्रीनरी दिखाई पड़ेगी इस तरह से। बट अभी ये कहा जा रहा है कि अ, और बाकी जब आप ग्राउंड पे जाते हो वो बहुत डिटेल से आपको फिर दिखती है, क्योंकि ऑब्वियसली फिजिकली आप जहाँ पे जाके देखते हो कि इतने यहाँ पे बाउंड्री है, यहाँ पे वो वाली वॉल है, यहाँ पे डिवीजन हो रही है, टू पैचेस अलग अलग है, तो इस तरह से आप ग्राउंड पे दिखती है, डिजिटल मतलब सैटेलाइट में नहीं दिखती है। तो इनका ये कहना है कि हम क्या करेंगे, उस लेवल तक हम डिजिटाइज करेंगे ताकि आप कहीं पे बैठ के मतलब उस लैंड के बारे में डिटेल में आप देख पाओ कि कहाँ पे वॉल है, कहाँ पे बाउंड्री खत्म हो रही है, कहाँ पे अलग अलग पैचेस है, डिवीजन हो रही है, इस तरह से चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या चीजें हैं देख लेते हैं। टैक्सोनॉमी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, एनहांसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर क्लाइमेट अडाप्टेशन एंड मिटिगेशन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। ये टैक्सोनॉमी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रही है, वैसे लोगों को जलवायु परिवर्तन के साथ अडाप्ट करने के लिए, यानी कि जिस तरह से उसको उसी के साथ जीने के लिए हमें कहीं ना कहीं उनको पैसे यानी कि खर्च, पैसे ऑब्वियसली खर्च करना होगा। एक सिंपल सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, यदि कहीं पे एक आइलैंड है छोटा सा, सी लेवल राइज होने की वजह से यानी कि समंदर की जो पानी के लेवल जो है, स्तर जो है वो बढ़ने की वजह से वो आइलैंड डूबने की चांसेस है। तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि वो जो आइलैंड पे जो लोग हैं उनको हम उतना फंडिंग करें, वो जगह छोड़ के दूसरे जगह पे आ जाए जहाँ पे वो सेफ रह पाए। तो इसलिए हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात हो रही है, और धीरे धीरे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करेंगे, उसके लिए भी पैसे चाहिए, उसकी भी बात हो रही है।
ठीक है, तो ये है टैक्सोनॉमी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। एफडीआई एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट simplified to facilitate FDI and promote opportunities for using Indian rupee as a currency for the overseas investment। पहली चीज ये है कि एक तो एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको हम फैसिलिटेट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एफडीआई हमारे देश में आए। पहले एफडीआई कैसे आती थी? डॉलर के माध्यम से, यानी कि फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा के माध्यम से। अभी हम ये कोशिश करेंगे कि करेंसी जो है ना, भारतीय करेंसी इंडियन रूपी जो है वो एफडीआई के माध्यम से इंडियन रूपी आए। यानी कि एक चीज आपने पढ़ा होगा, कुछ महीने पहले भारत सरकार एक कदम उठा रहे थे। वो कदम ये थी कि इंडियन रूपी को अंतरराष्ट्रीयकरण करना, यानी कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी, यानी कि इंडियन रूपी को भी हम एक विदेशी मुद्रा के तौर पे दूसरे देश इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कोई डॉलर कर पा रहा है, कोई येन जापानीज करेंसी को कर पा रहा है, कोई पाउंड को कर पा रहा है, बट आगे से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन रूपी भी उस लेवल, उस स्टेटस तक आ जाए। और क्या है? एनपीएस वत्सला, ए प्लान फॉर कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स एंड गार्डियंस फॉर माइनर्स, यानी कि माइनर्स जो हैं उनके लिए भी आप क्या करो, एनपीएस के माध्यम से कुछ हिस्सा आपकी सैलरी के, आपकी इनकम की, आप वो माइनर के लिए भी रख सकते हो। इसलिए एनपीएस माइनर्स भी आ चुका है। इंप्रूवमेंट ऑफ डेटा गवर्नेंस, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट ऑफ डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ऑब्वियसली डेटा गवर्नेंस, कलेक्शन, मैनेजमेंट, ये सारी चीज को भी इंप्रूव करना होगा। न्यू पेंशन स्कीम इज सोल्यूशन दैट एड्रेस रिलेवेंट इश्यूज, प्रोटेक्ट्स द कॉमन सिटीजन एंड मेंटेन्स फिस्कल प्रूडेंस विल बी फॉर्म्ड। तो नेशनल पेंशन स्कीम जो है, जो खास करके न्यू पेंशन स्कीम जो है, जो खास करके सोल्यूशन दैट एड्रेस द रिलेवेंट इश्यूज, प्रोटेक्ट्स द कॉमन सिटीजन एंड मेंटेन फिस्कल प्रूडेंस विल बी फॉर्म्ड। यानी कि जो, जैसे आपको पता होगा, जो एनपीएस है, जो न्यू पेंशन सिस्टम है, न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें कुछ कमियां लोगों को द्वारा कहा जा रहा है। तो इसलिए बहुत सारे, जैसे हिमाचल ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी जो है हिमाचल में कहा गया हम लोग ओल्ड पेंशन आपको देंगे, तो इसलिए उन्होंने इलेक्शन में जीत गए वो लोग। ठीक है, इसलिए अभी सरकार क्या सोच रही है कि नहीं ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम तो हमारी है, बट यदि लोगों को कुछ लग रहा है कि उसमें ड्रॉबैक्स है, उसके ऊपर हम काम करेंगे, उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? जैसे आपकी करंट अकाउंट में जो आपकी एक्सपेंसेस है वो आपके रेवेन्यू से ज्यादा है, उसको करंट अकाउंट डेफिसिट हम लोग कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट वगैरह आपने पढ़ा होगा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट की इंप्रूवमेंट आप देख लीजिए, ये फिस्कल ईयर 2022 से आप देख लीजिए 2021 तक, यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो लगभग काफी ऊपर तक आ गई थी। धीरे धीरे क्या हुआ, ये नीचे की तरफ आई, और फाइनेंशियल ईयर 23 में ये क्या हुआ, और नीचे की तरफ चली गई थी। फिर अभी धीरे धीरे वो क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूवमेंट इसलिए हम कह रहे हैं कि मतलब 2021 में आप बोल सकते हो ये पॉजिटिव साइड में थी, बट नेगेटिव कब हो गई थी? आप देखिए, ये फाइनेंशियल ईयर 23 में, अभी वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। ऐसा क्यों हो रही है? आप ये बोल सकते हो 2023 समय पे हमारी रूपी जो है वो काफी ज्यादा डिप्रिसिएट हो गई थी। आप ये देख सकते हैं कि जो इंपोर्ट जो प्रोडक्ट्स है उसकी प्राइस काफी बढ़ गई थी जियोपॉलिटिकल इश्यूज के वजह से, यूक्रेन रशिया वॉर के कारण, इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई के कारण, वो सारी चीज के लिए, इसलिए करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो नेगेटिव जोन में चली गई थी। अब धीरे धीरे वो इंप्रूव हो रही है। 2021 में ये पॉजिटिवली थी, यानी कि खास करके आप ये बोल सकते हो उस समय पे बहुत ज्यादा इंपोर्ट वगैरह नहीं हो रही थी, क्योंकि मूवमेंट काफी कम थी, यानी बंद हो गई थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मूवमेंट्स जो, जिसको हम बोलते हैं। इंडिया ग्रीव एट 8.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2024, यानी कि आप ये बोल सकते हो 2023-24 के अंदर लगभग आप 8% तक, यानी कि इंडिया जो है वो 8% के जो वृद्धि दर के हिसाब से हमने ग्रो किया हुआ है। ठीक है,
पीएमआई इंडेक्स क्या होती है? पीएमआई इंडेक्स जो होती है, जो आपकी इंडस्ट्री है, जिसमें खास करके सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग है, उसी की वो दिखाता है, मतलब ट्रेंड दिखाती है पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं। ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग को दिखा रही है। डॉटेड जो लाइन्स है वो मैन्युफैक्चरिंग की है, ये सर्विसेज है। आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग से बेहतर कौन कर रही है? सर्विसेज सेक्टर कर रही है। वो ऑब्वियसली आपको पता होगा, क्योंकि जीडीपी में सबसे बड़ा जो शेयर किसकी है हमारे देश के अंदर, वो है सर्विसेज सेक्टर की। ग्रॉस एनपीए आप देख लीजिए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की। एनपीए आप देख लीजिए मार्च 2015 को 16 फिर बढ़ रही है, यानी कि सबसे ज्यादा पहुंच गई थी कब? मार्च 18 के समय पे लगभग ये 10 से 12% के बीच में आ गई थी, जो कि मार्च 2024 में ये काफी कम हुई है, लगभग 2% तक ये आ चुका है। तो एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जो है उसमें हमें देखने को मिल रही है। फिस्कल डेफिसिट देखिए धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट ज्यादा इसलिए हुई थी, कोविड वाली समय थी फाइनेंशियल 21 में, और धीरे धीरे वो कम हो रही है। फाइनेंशियल 24 में हमने देखा कि 5.6 जो है वो फिस्कल डेफिसिट आपका है। इन्फ्लेशन आप देख लीजिए 2022 में ये लगभग 6.7 पे चली गई थी, यानी कि आप ये बोल सकते हो जो हमारी रेंज है 4 ± 2 यानी कि 2 से 6 के बीच में, तो ये लगभग रेंज को क्रॉस कर लिया था। अभी 2023 में लगभग ये कंट्रोल्ड व्यवस्था में है। इसलिए आपने देखा होगा कि आरबीआई ने बहुत समय से रेपो रेट जो है वो कांस्टेंट रखा है, उसको उन्होंने कम नहीं किया है। इसी यही वजह थी जिस एक तो उन्होंने बढ़ाया रेपो, उसके बाद उसने लगातार आई थिंक 4 क्वार्टर हो चुकी है, 3 से 4 क्वार्टर वो लगातार उसको कांस्टेंट इसलिए रख रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल हो पाए, और लगभग ये जो लिमिट के अंदर अभी ये पहुंच चुकी है 2023 में। ठीक है, उसके साथ साथ सिंप्लीफिकेशन इन टैक्स सिस्टम में थोड़ा बहुत देखेंगे। इनकम टैक्स जो है रिव्यू किया गया है 1961 की जो अधिनियम के थी। सिंप्लीफिकेशन ऑफ चैरिटीज एंड टीडीएस, उसको भी सही किया गया है। टीडीएस की वेबसाइट को और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन किया गया है। लिटिगेशन एंड अपील जो है उसको भी सिंप्लीफाई किया गया है। टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स को डीपनिंग द टैक्स बेस, डीपनिंग द टैक्स बेस का मतलब होती है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के बाउंड्री के अंदर, टैक्स के अंदर लाया गया है ताकि जो टैक्स कलेक्शन जो है वो उसमें वृद्धि घटे। चेंजेस इन कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क जो है उसमें परिवर्तन किया गया। कैसे और किस में किया गया है? फुल्ली एग्जेम्प्ट 3 मोर कैंसर मेडिसिन फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज, यानी कि कैंसर मेडिसिन जो है वो उसमें कोई भी सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा। रिड्यूस बीसीडी टू 15% एंड मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए एंड चार्जर। तो मोबाइल इंडस्ट्री जो है वो लगभग जैसे आपने देखा होगा ना, बजट आया तो क्या सस्ता हुआ। इस सस्ते में आपने देखा होगा ये बीसीडी के परिवर्तन के बीसीडी जो है वो उसमें चेंजेस के कारण मोबाइल फोन जो है वो सस्ता हो गया। अब ये बीसीडी क्या है? जो बेसिक कस्टम ड्यूटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी जिसको बोलते हैं वो है बेसीडी, सीमा शुल्क सिंपली बोल सकते हो। तो वो सस्ता हो गया, चार्जर भी सस्ता हो गया। रिड्यूस कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर टू 6% एंड प्लैटिनम टू 6.4%। तो ये भी आप ये बोल सकते हो कि कस्टम ड्यूटी इसमें भी सीमा शुल्क गोल्ड और सिल्वर में भी उसमें भी कम हुआ है, प्लैटिनम पे भी कम हुआ है। श्रिम्प और फिश फीड टू 5%, यानी कि जो झींगा मछली और जो मछली के खाद्य जो है उस पे भी उन्होंने क्या किया कर दिया है, बीसीडी को कम कर दिया है 5% तक। ठीक है, मेराइन एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए एग्जेम्प्टेड मोर कैपिटल गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल एंड पैनल। तो सोलर सेल और पैनल पे पहले जो सीमा शुल्क लग रही थी उसको भी कम कर दिया गया, सो दैट रिन्यूएबल एनर्जी को और बढ़ावा देने के लिए। फुल्ली एग्जाम्ड कस्टम ड्यूटीज ऑन 25 क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज जो 25 क्रिटिकल मिनरल्स पे लगाया जा रहा था उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया, बेस कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया। ये क्रिटिकल मिनरल्स होता क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स वो होती है जो आपके सेमीकंडक्टर्स में इस्तेमाल होती है, जो आपके सेमीकंडक्टर से इस्तेमाल होती है, जो खास करके मान लीजिए ये जो डिजिटल बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड में जो माइक्रोचिप लगा गया है, उस माइक्रोचिप के जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है,
जिसमें चाइना सबसे ज्यादा उत्पादन कर सकती है। यानी कि चाइना में जैसे आपको पता है रेयर अर्थ मटेरियल जिसको बोलते हैं, वो खास करके आपकी क्या है, वो आपकी ये क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं। तो पहले क्या हो रहा था, उसमें कस्टम ड्यूटीज लगाया जा रहा था, अभी उसको हटा दिया गया क्योंकि पूरे देश भर में हम लोग एक सेमीकंडक्टर की एक रिवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं, यानी कि एक व्यवस्था उत्पन्न करना चाह रहे हैं जिसमें इजीली सेमीकंडक्टर मिल पाए। डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल जो परिवर्तन हुई है, चेंजेस हुई है, वो देख लेते हैं एक बार। टू रिड्यूस द कॉम्प्लायंस बर्डन, प्रमोट एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट एंड प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू सिटीजन, हमने क्या किया है, पहला rationalization of capital gains, short term gains of financial assets to attract 20% टैक्स रेट, यानी कि कैपिटल गेन्स में परिवर्तन किया गया है। कैसे? जो शॉर्ट टर्म गेन होती है, ठीक है, फाइनेंशियल असेट्स में, ये 20% तक टैक्स उस पर लगाया जाएगा। शॉर्ट टर्म गेन फाइनेंशियल असेट्स यानी कि जो शेयर स्टॉक वगैरह होती है, उसमें आपको 20% तक टैक्स लगेगी, उसमें जो प्रॉफिट आप अर्न करोगे। दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल असेट्स जो है वो 12%, 12.5% जो है वो आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ इंक्रीज इन लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन फाइनेंशियल असेट्स टू 1.25 लाख पर ईयर, यानी कि आप यदि पर सालाना यदि 1.25 लाख यदि आप मुनाफा कमा रहे हो फाइनेंशियल असेट से, तो फिर आपको वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा जो आपको 20% हम यहाँ पे लगाया जा रहा है। ठीक है, ये एक चीज है। और क्या है, एंजल टैक्स फॉर ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। यानी कि एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं, ये एंजल इन्वेस्टर होते कौन है, यानी कि आपने कुछ एक इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप शुरू किया और ये लोग उसको फाइनेंस करते हैं, उसमें निवेश करते हैं, तो उसके ऊपर एक टैक्स पहले लगाया जा रहा था। तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसलिए उन्होंने क्या किया, एंजल टैक्स को हटा दिया। सिंपलर टैक्स रेजिम टू ऑपरेट डोमेस्टिक क्रूज, डोमेस्टिक क्रूज जो है उस पे भी खास करके आपका टैक्स हटा दिया गया टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। प्रोवाइड फॉर सेफ हार्बर रेट्स फॉर फॉरेन माइनिंग एंड कंपनीज, ठीक है, सेलिंग रॉ डायमंड्स, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो हार्बर रेट से, यानी कि जो खास करके जो हार्बर आप समझ रहे हैं, मतलब पोर्ट नहीं होती है, बंदरगाह नहीं होती है, बट उसमें भी छोटे छोटे सीप जो है वो आना जाना करती है। खास करके जो यहाँ पे दे रहा है कि माइनिंग कंपनीज है उनको रिलैक्सेशन दी जा रही है। उसके साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स जो है फॉरेन कंपनीज के ऊपर जो लग रही थी वो 40% से अब कितना हो गया, 35% हो गया, उनको भी रिलैक्सेशन दी जा रही है। ठीक है, ये जो न्यू टैक्स रिजीम क्या है देख लेते हैं। आप यदि सालाना आप यदि करते हो क्या, 0 से 3 लाख तक आप यदि इनकम अर्न करते हो तो उस पर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप 3 से 7 लाख तक इनकम करते हो 5% दोगे, 7 से 10 लाख तक आप दोगे 10%, 10 से 12 लाख लोग दोगे तो आप 15% टैक्स दोगे, 12 से 15 लाख तो 20%, 15 से लाख से ज्यादा आप करोगे तो आपको 30% सैलरी मतलब टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड एम्प्लॉइज इंक्रीज फ्रॉम 50,000 टू 75,000, यानी कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती थी, यानी कि जो फुल टाइम जॉब जिसके पास है, जो फिक्स्ड इनकम वाले जो होते हैं, यानी कि महीने में एक सर्टन अमाउंट उनको मिलती है, तो उसकी जो डिडक्शन अमाउंट है वो 50,000 से 75,000 तक हो चुकी है। और उसके बाद परसेंटेज जिसकी जितनी इनकम है उतनी डिडक्शन होगी। डिडक्शन एंड फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स इंक्रीज फ्रॉम 15,000 टू 25,000, यानी कि जो फैमिली पेंशन भी मिल रही है ना, जिस पे टैक्सेबल अमाउंट होगी, तो उस पे भी डिडक्शन किया जाएगा। सेविंग्स अप टू 17,500, यानी कि आप सेव कर सकते हो, यानी कि आप खास करके ये कर सकते हो कि डिफरेंट जो आपकी इनकम सोर्स की जो एक्सपेंसेस दिखा के आप 17,500 की सेव बचत कर सकते हो सालाना। एक्सपेंडिचर एंड मेजर आइटम्स, एक्सपेंडिचर मेजर आइटम्स यानी कि मेजर जो डिपार्टमेंट से, सेक्टर से सरकार कितनी खर्च कर रही है, आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो हम लोग डिफेंस में खर्च करें 4,54,773 करोड़, और सबसे कम किस में खर्च कर रहे हैं हम लोग, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सबसे कम खर्च हो रही है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेंसेस है, आप ये देख सकते हो कहां पे कितना खर्च हो रहा है। उसके साथ आप ये भी देख सकते हो अलोकेशन टू मेजर स्कीम्स,
आप ये देख सकते हैं जैसे MGNRG में जो पिछले साल 60,000 की उसमें अलोकेशन किया गया था, अभी उसको बढ़ा के 86,000 कर दिया गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पहले 840 थी, अभी 1200 करोड़ की खर्चा हो रही। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द फार्मास्यूटिकल यानी जो मेडिसिन वाली इंडस्ट्री थी उसको हम लोग 1200 दे रहे थे, खर्चा हो रही थी, अभी 2143 करोड़ उसमें खर्च हो रही है। न्यूक्लियर पावर जो है उसमें कितना हो रही है, 442 करोड़ हो रही थी, अभी 2228 करोड़ हो रही है, यानी कि सिग्निफिकेंट राइज उसमें हुई है। उसके साथ साथ आप ये बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर वाली जो है डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ये जो स्क्रीन LED ये सब चीजें हो रही है, इसमें आप देख सकते हो 3000 करोड़ की लास्ट टाइम थी, अभी हमने 6903 करोड़ की खर्चा यानी कि आवंटन किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर LPG को पहले 180 करोड़ थी, अभी 1500 करोड़ हो गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हमें उज्ज्वला की योजना के तहत हमने LPG कनेक्शन दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट जो दी जा रही थी वो 1300 थी, अभी 3849 हो गई है। सोलर पावर जो है ग्रिड को जो खर्च हो रही थी 4970, अभी वो 10,000 तक करोड़ की आवंटन हमने किया है, खर्च की जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी यूनियन बजट 2024-25 की एक पूरी समरी आप बोल सकते हैं। कभी भी कुछ कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, आप सिंपली मेरे को रीच आउट कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।